गुड मॉर्निंग। चलिए सभी जुड़ जाएं, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ना। आज का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा जो टॉपिक है भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए सभी लोग जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी, फिर हम स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। तो कल हमने है ना जो है मृदा निर्माण की जो कौन कौन सी है ना तत्व होते हैं, सक्रिय तत्व कौन कौन से होते हैं, निष्क्रिय तत्व कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीज हमने पढ़ ली थी। यस, मृदा निर्माण के कौन कौन से तत्व होते हैं वो सारी चीज हमने पढ़ ली थी। आज हमको आगे पढ़ना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, ये एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाई। ये आज जो पढ़ेंगे ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। पीडीएफ की फोटोकॉपी ना तो प्रिंट निकलता। चलिए पढ़े आगे। स्टार्ट करें हम आगे सभी, स्टार्ट करें हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या पढ़ना था हमको, मृदा निर्माण की प्रक्रिया, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस क्या होती है ना। मृदा निर्माण की प्रक्रिया या सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखो मृदा निर्माण की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको बांटा गया तीन अलग अलग। जैसे बेसिक आधारभूत जो होती है, फंडामेंटल प्रक्रियाएं, ठीक है ना, मूलभूत अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है। मृदा निर्माण की जो मूलभूत प्रक्रियाएं होती है वो कौन कौन सी होती है। देखो मृदा निर्माण की मूलभूत प्रक्रियाएं, फंडामेंटल प्रोसेस जो है वो कौन कौन सी है, समझना। मृदा निर्माण की मूलभूत प्रक्रियाएं, फंडामेंटल प्रोसेस कौन कौन सी होती है। चार जो होती है फंडामेंटल प्रोसेस होती है, कौन कौन सी होती है। एक ह्यूमिफिकेशन होती है, एक है ना इल्यूविएशन होती है, एक इल्यूविएशन और एक होती है। अच्छा, चार प्रक्रिया आपने को पढ़ना है। देखो ये चारों जो प्रक्रिया है, ये होरिजोनाइजेशन, ये चार मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस है। आपको इनको बहुत अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। क्या देखो क्या पूछेंगे एग्जाम में, आपसे पूछेंगे मृदा निर्माण की कौन कौन सी मूलभूत आधारभूत या फंडामेंटल प्रोसेस होती है। तो मूलभूत अभिक्रिया कौन कौन सी होती है, तो आंसर पहले नंबर का ह्यूमिफिकेशन। पहले नंबर का कौन सा है, ह्यूमिफिकेशन है ना। फर्स्ट नंबर का होता है ह्यूमिफिकेशन। देखो ह्यूमिफिकेशन का मतलब होता है ह्यूमस का निर्माण होना। ह्यूमिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ह्यूमस का निर्माण होना। किससे होना ह्यूमस का निर्माण, तो जो भाई मृत सड़े गले पदार्थ होते हैं, मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थ हैं, उनके सड़ने से ह्यूमस का निर्माण होना। मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ह्यूमस का निर्माण होना क्या कहलाता है, ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। क्लियर है, क्या कहलाता है, ध्यान से सुनना। किससे, मृत सड़े गले पदार्थों से, है ना। देखो यह ह्यूमस बनने की प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थ के सड़ने से बनती है। तो क्या बताना कि मृत सड़े गले जो अवशेष होते हैं, जंतुओं के अवशेष होते हैं, पादपों के जो अवशेष हैं, ठीक है ना, जो मिट्टी के अंदर पड़े हुए हैं, तो इनके सड़ने से धीरे धीरे क्या होता है, जो मृत सड़े गले पदार्थ हैं कार्बनिक पदार्थ, उनके सड़ने से ह्यूमस बनता है। तो ह्यूमस बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अब इसके बाद देखो इल्यूविएशन का मतलब होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये दोनों जो टर्म है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है ना। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है पेपर के लिए, याद रखेंगे आप। सबसे ज्यादा इसको याद रखना है पेपर के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इल्यूविएशन देखो मीन्स होता है वॉशिंग आउट। इल्यूविएशन का मतलब क्या है, वॉशिंग आउट होना। वॉशिंग आउट का मतलब कि इस प्रक्रिया में मृदा की ऊपरी परत के अवयव सोल्यूशन या सस्पेंशन के रूप में ऊपरी परत से निचली परत में चले जाते हैं या बह जाते हैं, अर्थात अवयवों का मृदा के ऊपरी परत से निकलना क्या कहलाता है, इल्यूविएशन। देखो अभी अपन सोइल प्रोफाइल पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे आगे चल के, एक अपना नया टॉपिक आएगा सोइल प्रोफाइल, ठीक है, मृदा परिच्छेदिका जैसे हम कहते हैं सोइल प्रोफाइल। तो इसे सोइल प्रोफाइल में अपन इस प्रकार से पढ़ेंगे कि मृदा की जो ऊपरी परतें होती हैं, जैसे ऊपरी परत कौन सी है, ए है, ठीक है, वो तो अपन बात करते हैं जंगल वाली मिट्टी में होती है, बी है, सी है, ठीक है। तो मृदा की जो ऊपरी परतें हैं, मृदा की जो ऊपरी परतें हैं, इनसे मटेरियल का निकलना, मृदा की ऊपरी परतों से जो भी पदार्थ होते हैं घोल, है ना, घुलकर कहा आना, निचली वाली परतों में आ जाना। तो इल्यूविएशन शब्द का मतलब क्या होता है, वॉशिंग आउट,
क्या होता है, वॉशिंग आउट होता है। इल्यूविएशन का मतलब क्या होता है, इल्यूविएशन का मतलब होता है वॉशिंग आउट। क्या होता है, वॉशिंग आउट मतलब निकलना, बाहर निकलना, ठीक है, याद रखना बाहर निकलना। ये आपसे एग्जाम में पूछेंगे, देखो कैसे याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना। निकलने को क्या बोलते हैं, बाहर निकलने को रास्ते को बोलते हैं हम एग्जिट, कहते हैं एग्जिट। तो याद रखना ई फॉर एग्जिट, ठीक है। तो आपको वॉशिंग इन और वॉशिंग आउट में थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। इल्यूविएशन मतलब बाहर निकलना, तो आप देखो एग्जिट शब्द का मतलब भी क्या होता है, बाहर निकलना। किसका बाहर निकलना, मृदा की ऊपरी परतों में, ऊपरी परत जो होती है उनमें जो पदार्थ होते हैं, अवयव होते हैं, उनका निचली परतों में क्या करना, वहां से घुलकर निचली परतों में आ जाना, क्या कहलाता है। तो इसका आंसर क्या कहलाता है, इल्यूविएशन कहलाता है। तो एग्जाम में याद कर रखना है, जैसे कौन सा क्या कहते हैं, वॉशिंग आउट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वॉशिंग आउट कहते हैं। चलिए बात समझ में आ गई। अगला देखो, अब ये जो घुलकर जो पदार्थ हैं, ये निचली वाली पदार्थ यहाँ इकट्ठा होगा ना, ऊपर से जो आए यहाँ इकट्ठे हो गए, बी वाले में क्या सुनो, ऊपर से आए और यहाँ आके इकट्ठे हो गए। तो जिन परतों में जाके इकट्ठा होते हैं ना, अभी ऊपर की परतों से घुलकर निचली वाली, तो निचली वाली परतों में क्या हो गए, जो जमा हो गए, ठीक है, इससे बोलेंगे हम इल्यूविएशन। क्या बोलते हैं, इल्यूविएशन। वॉशिंग इन, इन्हें क्या कहते हैं, इस प्रोसेस, इसको कहते हैं वॉशिंग इन। इन मतलब जमा होना। तो यहां से देखो ऊपर की परतों से निकलना तो इल्यूविएशन है, निचली परतों में जमा होना उसे क्या कहते हैं, वॉशिंग इन कहते हैं। निचली परतों में जमा होना क्या कहलाता है, वॉशिंग इन कहलाता है। समझ में आ रहा है, निचली परतों में जमा होना क्या कहलाता है, वॉशिंग इन कहलाता है। देखो मींस वॉशिंग इन लिखा है, मृदा पदार्थों की निचली लिखा है, यह मृदा पदार्थों की निचली सतहों में जमा होने की प्रक्रिया है। मींस डिपोजिशन ऑफ सोइल मटेरियल इन लोअर लेयर्स। ऊपर की परतों से निकलेगा, वो जाएगा कहाँ, ऊपर की परतों से जो आया निकल के वो जाएगा कहाँ, तो निचली परतों में जमा होगा। तो ऊपरी परतों से निकलकर जो निचली परतों में जमा होने की प्रक्रिया है पदार्थों की, उन्हें क्या बोलते हैं, इल्यूविएशन कहते हैं। अर्थात इल्यूवेटेड पदार्थों जो ऊपर से निकल के आए ना, इल्यूवेटेड पदार्थों का जमा होना तथा स्थिरीकरण होना, एक्यूमुलेशन होना क्या कहलाता है, इल्यूविएशन कहलाता है। तो हमको याद रखना है वॉशिंग आउट और वॉशिंग इन, दो शब्द याद रखना है, वॉशिंग आउट वॉशिंग इन। तो वॉशिंग आउट का मतलब होता है निकलना, कहां से, ऊपर की परतों से निकलना, कहां आके इकट्ठा हो जाना, निचली परतों में आकर इकट्ठा होना, तो उसे क्या बोलते हैं, इल्यूविएशन कहेंगे। अगली प्रक्रिया होती है होरिजोनाइजेशन, अलग अलग संस्तर होरिजन का बनना। मृदा में सभी होरिजन संस्तर का विकास होना होरिजोनाइजेशन कहलाता है। ये देख रहे हैं आपको, ये जो संस्तर देख रहे हैं आपको, ओ ओरिजन, ए ओरिजन है ना, बी ओरिजन, सी, यहाँ बीच में होता है ई ओरिजन। ये जो होरिजन्स होते हैं ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं, मृदा में अलग अलग होरिजन का बनना, अलग अलग संस्तर का बनना। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं संस्तर, इंग्लिश में कहते हैं होरिजन। तो अलग अलग होरिजन का बनना, मृदा में अलग अलग होरिजन्स का बनना क्या कहलाता है, होरिजोनाइजेशन कहलाता है, संस्तर। क्लियर, अलग अलग संस्तरों का बनना क्या कहलाता है, होरिजोनाइजेशन कहलाता है। आगे बढ़े, उचित अवस्थाओं में मृदा के विभिन्न संस्तरों को विकसित होने में, देखो अगर परिस्थितियां ठीक रही तो कितना वर्ष लगता है, लगभग 250 वर्ष लगते हैं। अगर परिस्थितियां सही है तो 250 वर्ष का समय लगता है। अगर परिस्थितियां विपरीत है तो लगभग 1000 साल से क्या है, ज्यादा लगता है। परिस्थितियां अगर विपरीत है तो लगभग कितना टाइम लगता है, 1000 वर्ष से ज्यादा लगता है। तो आपको चारों प्रक्रियाएं समझ में आएंगी। हम क्या पढ़ रहे थे, मृदा निर्माण की फंडामेंटल, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे मृदा निर्माण की फंडामेंटल, है ना, कौन कौन सी प्रक्रिया है कि मूलभूत प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, यही पढ़ रहे थे हम। तो मूलभूत प्रक्रियाएं जो हैं कौन कौन सी हैं, 4 है। कौन कौन सी 4 है, पहले नंबर की है अभी मैंने आपको बताई, ठीक है, ह्यूमिफिकेशन, है ना, ह्यूमिफिकेशन बताई मैंने आपको कि ह्यूमिफिकेशन है। दूसरे नंबर की मैंने आपको बताई इल्यूविएशन, वॉशिंग आउट, ठीक है ना, वॉशिंग आउट। और तीसरे नंबर की बताई मैंने इल्यूविएशन, वॉशिंग इन। और फोर्थ नंबर की मैंने आपको बताई होरिजोनाइजेशन। क्लियर है, हाँ है ना, अरे बात समझ में आ गई। ये 4 प्रक्रियाएं देखो, ह्यूमिफिकेशन का मतलब एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, ह्यूमस का निर्माण होना। इल्यूविएशन का मतलब मृदा की ऊपरी परतों से पदार्थ का निकलना, निचली परतों में जमा होना। वॉशिंग आउट, इसका मतलब होता है वॉशिंग आउट, इसका मतलब क्या होता है, वॉशिंग आउट होता है। और इसका मतलब होता है वॉशिंग इन, इसका मतलब होता है वॉशिंग इन। क्लियर, और इसका मतलब होरिजन का निर्माण होना। बात समझ में आ गई। ये चारों को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मृदा निर्माण की फंडामेंटल अभिक्रियाएं प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है। क्लियर, यहां तक सभी को बताओ, ये चारों को आपको याद रखना है। चलिए क्लियर, यहां तक सभी को। तो देखो यहां पर जो है ना, इल्यूविएशन जो अपन ने पढ़ा था, वॉशिंग आउट वाला, ध्यान से सुनो, जो वॉशिंग आउट वाला पढ़ा ना अपन कि पदार्थों का निकलना, मींस रिमूवल ऑफ सोइल कांस्टेंट फ्रॉम द अपर सोइल लेयर लिखा है।
तो देखो एलुविएशन एक खास तरह का, देखो एलुविएशन और लीचिंग में एक अंतर होता है, यहाँ पर लिखा है एलुविएशन और लीचिंग में एक खास अंतर है, क्या कि लीचिंग में पदार्थ सोल्यूशन के रूप में संपूर्ण सोलम से चला जाता है। बोला सर आपका कहना है कि एलुविएशन में बाहर निकलता है, हाँ या ना? अभी हमने क्या पढ़ा, ध्यान से सुनना, एलुविएशन, यस यही पढ़ा है कि ये बाहर निकलना, ठीक है ना। एलुविएशन का मतलब बाहर निकलना। एक मिनट रुको। एक मिनट रुकना है ना, पंखा कैसे घूमता है। चलो इधर देखो, बाहर निकलना ना, एलुविएशन का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। सर बोले लीचिंग का मतलब क्या होता है, लीचिंग है ना, लीचिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, किसका, लीचिंग। देखो यहाँ बाहर जो निकलेगा ना, इसमें जो बाहर निकलेगा वो कहां से बाहर निकलता है, याद रखना, ए से है ना, ऊपरी परत से निकल के यहाँ जाएगा बी में, ठीक है, बी में। जबकि लीचिंग में भी बाहर निकलता है। सर लीचिंग का मतलब भी तो बाहर निकलना होती है, लीचिंग का मतलब भी तो बाहर निकलना होती है, हाँ या ना, बिल्कुल। इसको हम हिंदी में निच्छलन कहते हैं। लेकिन लीचिंग में जो बाहर निकलता है वो इन दोनों से, पूरा ही पूरा मटेरियल है ना, इन दोनों से परतों से बाहर निकल जाएगा। मतलब सोलम से, ए प्लस बी ओरिजिन को हम सोलम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सोलम कहते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सोलम कहते हैं। ए प्लस बी को, इससे मटेरियल है ना, इससे पूरी तरह बाहर क्या होगा, निकल जाएगा। तो इन दोनों में अंतर समझ में आ गया, इन दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया, इन दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा है। एलुविएशन मतलब बाहर निकलना, लेकिन यहाँ बाहर निकलेगा सिर्फ ए से लेके बी में आएगा। लेकिन लीचिंग में क्या होता है, ए प्लस बी ओरिजिन जो होते हैं सोलम से, पूरा का पूरा मटेरियल बाहर आ जाता है सोलम से। बताओ यहां तक क्लियर है सारी चीजें, हाँ या ना? सारी चीजें क्लियर है यहां तक, बताओ। अरे सारी चीज क्लियर है, अब आगे बढ़े। अब देखो, अब आपको पढ़ना है स्पेसिफिक पीडो, विशिष्ट प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है, विशिष्ट प्रकार की प्रक्रियाएं, ये तो हमने मूलभूत पढ़ ली। अब हमको पढ़ना है, देखो पीडोजेनेसिस का मतलब होता है मृदा निर्माण की विशिष्ट प्रक्रियाएं कौन कौन सी है, मृदा निर्माण की विशिष्ट प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना। मृदा निर्माण की जो है, मृदा निर्माण की, मृदा निर्माण की विशिष्ट, मृदा निर्माण की विशिष्ट प्रक्रियाएं, ठीक है ना। विशिष्ट प्रक्रियाएं कौन कौन सी है, देखो है ना, इस पर लगा स्पेसिफिक पीडोजेनिक प्रोसेस। अब जो स्पेसिफिक पीडोजेनिक प्रोसेस होती है, इनके अंदर पहला दो ग्रुप है, एक जोनल और एक इंटरजोनल, ठीक है। वैसे ये कभी आएंगे नहीं, जोनल पीडोजेनिक प्रोसेस क्या होती है ना। अब देखो इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है पहले नंबर पर कैल्सिफिकेशन और जिप्सिफिकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। अगला है हमारा कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है और जिप्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना एक एक चीज को, ये सारे पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, सारे के सारी प्रक्रिया। देखो क्या कैल्सिफिकेशन और जिप्सिफिकेशन का तात्पर्य क्या है, किसका मतलब, कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या है और जिप्सिफिकेशन का मतलब क्या है। देखो कैल्सिफिकेशन का तात्पर्य क्या होता है, कैल्सिफिकेशन का तात्पर्य है कि सोइल प्रोफाइल से में, सोइल प्रोफाइल में कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होना। कैल्सिफिकेशन का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होना, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना होता है उसका जमा होना। कैल्सिफिकेशन का मतलब है सोइल प्रोफाइल में कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होना। शुष्क तथा अर्धशुष्क दशाओं में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, ठीक है। क्या अभिक्रिया होती है, ध्यान से सुनना, अभिक्रिया क्या होती है, वो मैंने आपको जो कल पढ़ाया था अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रियाएं होती है, ध्यान से सुनना, कि भैया पहले जल जो होगा, जल, ठीक है, किससे अभिक्रिया करता है, CO2 से, क्या बनने लग जाता है, H2CO3, या सुनो। अब ये जो H2CO3 है, ये किससे अभिक्रिया कर लेता है, कैल्शियम से, और क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अरे हाँ या ना, ये बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये, और ये नीचे चला जाएगा जमीन में, हाँ या ना, लीचिंग हो जाएगी इसकी, इसकी क्या हो जाएगी, लीचिंग हो जाएगी, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, और अंत में क्या रह जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, अंत में क्या रह जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। बात समझ में आ रही है, ये अभिक्रिया है। तो कुल मिलाकर आपको याद क्या रखना है, आपको याद इतना सा रखना है, क्या याद रखना है, कि भैया कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या है। कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होना या जिप्सम का जमा होना, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होना मिट्टी के अंदर, उसे क्या कहते हैं, हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कैल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात समझ में आ गई।
कैल्सिफिकेशन या जिप्सीफिकेशन का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होना। अगला दूसरा इसका रिवर्स प्रोसेस होती है ना, इसका रिवर्स प्रोसेस क्या है कि डीकैल्सिफिकेशन, कि लीचिंग के द्वारा मृदा से कैल्शियम कार्बोनेट का हटना। भाई जो जमा कैल्शियम कार्बोनेट है अगर वो हट जाए, लीचिंग मतलब पानी के साथ घुल के बाहर चला जाए, जो मिट्टी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जमा था, बरसात हुई, बरसात हुई तो पानी जमीन के अंदर नीचे गया, पानी के साथ कैल्शियम कार्बोनेट घुल के जमीन से बाहर चला गया, तो कैल्शियम कार्बोनेट का हटना, रिमूव होना क्या कहलाता है, डीकैल्सिफिकेशन कहलाता है। बात समझ में आ गई। भाई कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है, याद रखना किसका, कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होना। डीकैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डीकैल्सिफिकेशन का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट का हटना। बस इतना इतना आपको याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट का हटना। देखो ये सोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट है, ये नीचे जाएगा, ये तो मैंने आपको अभिक्रिया बताई दी अभी, ठीक है ना, ऐसा होगा, और पानी के साथ घुल के ये बाहर निकल जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का पानी के साथ घुल के बाहर निकलना क्या कहलाता है, डीकैल्सिफिकेशन कहलाता है। और कैल्सिफिकेशन पानी के अंदर जमा होना। क्लियर, चलिए दोनों आपको समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई है दोनों चीजें। बताइए। चलिए आगे पढ़ाओ। अब ध्यान से सुनना, ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, ये जो है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो आपको मैं ना जब ये पढ़ा दूंगा तब शॉर्ट बताना, आपको शॉर्ट से बताऊंगा कि याद कर रखना है ना, ये तो आपको समझाने के लिए। आपको मैं जब एंड में ऐसे आपको यहाँ पर मैंने बताया ना, ये इस प्रकार से कि फंडामेंटल प्रोसेस में आपको ये 4 पॉइंट याद रखना है, बस इतने से मैंने आपको ये बताया ना कि इन 4 पॉइंट को हमको याद रखना है। जैसे अपन ये पूरा समझ लेंगे तो आपको मैं शॉर्ट्स में बताऊंगा कि आपको याद क्या रखना है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाते समय कि क्या क्या पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है ना, क्या क्या पॉइंट आपको लिखना है। बात समझ में आ गई। चलिए ये तो हमको समझना है, पहले आपको समझ में तो आना चाहिए इसका मतलब क्या है। जब हो जाएगा तब इसका शॉर्ट्स में अपने को बता दूंगा कि हमको लिखना है ना। चलिए अब इधर सुनो, पोर्टोलाइजेशन का मतलब क्या होता है ना। अभी हम पढ़ेंगे पोर्टोलाइजेशन और है ना लेटराइजेशन, ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द होते हैं। देखो पोर्टोलाइजेशन का मतलब क्या है कि जहाँ कैल्सिफिकेशन का मतलब अभी हमने पढ़ा, कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होना, कि बी ओरिजिन में निचले भाग में कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होना होता है। वही पोर्टोलाइजेशन में संपूर्ण मृदा मतलब सोलम का निच्छालन मतलब लीचिंग होना। पोर्टोलाइजेशन मतलब होता है ना लीचिंग होना एक प्रकार से। पोर्टोलाइजेशन का क्या कह रहा है कि भाई ये जो संपूर्ण मृदा मतलब सोलम, ए प्लस बी ओरिजन जो है, ठीक है, ए प्लस बी ओरिजन जो होती है ना, ए ओरिजन और ये बी ओरिजन और ये सी ओरिजन, तो जैसे ए और दो है ना, ये दोनों ओरिजन से पदार्थों का निकलना, इन दोनों ना, इसे क्या बोलते हैं हम, सोलम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, सोलम, ठीक है ना। ए और बी ओरिजन को हम सोलम कहते हैं, हाँ या ना। ए ओरिजन और बी ओरिजन को हम क्या कहते हैं, सोलम कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलम कहते हैं, बिल्कुल। तो सोल है ना, इनसे क्या निकलना बाहर। तो पोर्टोलाइजेशन मतलब क्या है कि भैया दोनों से ए प्लस बी ओरिजन सोलम से पदार्थों का बाहर निकलना, क्या करना, पदार्थों का बाहर निकलना। क्लियर। अब देखो ध्यान से सुनना, एक एक चीज है ना, क्या लिखा है, लीचिंग ऑफ द एंटायर सोलम। कैल्शियम के अलावा, ध्यान से सुनना, कैल्शियम के अलावा अन्य बेसिस जो और है ना, कैल्शियम के अलावा और दूसरे क्षार भी, कैल्शियम तो निकलेगा, कैल्शियम के अलावा दूसरे क्षार जैसे मैग्नीशियम वगैरह है उनके क्षार भी निकल जाते हैं, जिससे संपूर्ण मृदा कैसी हो जाएगी, अम्लीय, हाँ या ना। क्या पोर्टोलाइजेशन से संपूर्ण मृदा अम्लीय हो जाएगी, या सुनो, क्या पोर्टोलाइजेशन की अभिक्रिया से संपूर्ण मृदा जो है अम्लीय हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सभी के सभी क्षार निकल चुके हैं। कैल्शियम कार्बोनेट रहता, तो कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रकार का क्षार है, तो जितने क्षार होते हैं वो तो सभी बाहर चलेगा, तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाती है। जैसा कि ए ओरिजन में सेक्स ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम आयरन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे निकल जाते हैं। ए ओरिजन से कौन निकलता है, ए ओरिजन से याद रखना कौन निकलता है, एल्यूमिनियम आयरन का ऑक्साइड, सेक्स ऑक्साइड निकल जाते हैं। ए ओरिजन आपको कैसा दिखेगा, रंगहीन या राख जैसा नजर आएगा। ये ओरिजन आपको कैसा दिखेगा, राख जैसा दिखता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, पोर्टसोल, है ना, इसे क्या बोलते हैं, पोर्टजोल। और पोर्टजोल एक रशियन भाषा का शब्द होता है जिसका मतलब होता है राख जैसा, ठीक है ना।
तो पोर्टजोल शब्द का मतलब क्या है, राख जैसा होता है। तो ए ओरिजिन से क्या निकल जाएगा, आयरन एल्यूमिनियम का सेक्स ऑक्साइड निकल जाता है। ए ओरिजिन से निकला हुआ सेक्स ऑक्साइड जो होता है बी ओरिजिन में जमा हो जाता है। एक संपूर्ण विकसित पोर्टजोल प्रोफाइल में बी ओरिजिन में स्पष्टतः 3 विपरीत अपने को सतह दिखाई देती है। अब देखो, आप डायग्राम देखो यहाँ पर, पहले ये डायग्राम आपको दिख रहा है, आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है। इस डायग्राम में आपको राग जैसा दिख रहा होगा, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये वाली सतह आपको राग जैसी कुछ दिख रही है, ये ओरिजिन, या सुनो, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये राग जैसा कुछ दिख रहा है। अरे हाँ या ना, आपको राग जैसा नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये ओरिजिन, ये राग जैसा नजर आ रहा है क्या, बताओ, राग जैसा नजर आ रहा है। तो है ना, पोर्टजोलाइजेशन में ए ओरिजिन कैसा दिखने लगता है, राग जैसा, ठीक है, एस लाइक दिखता है हमको। तो पोर्ट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, क्या सर ये जो इस प्रकार की मृदा बनती है, पोर्टजोल सोइल जो बनती है, क्या अच्छी होती है फर्टिलिटी, नहीं, इसकी फर्टिलिटी बेकार होती है, ठीक है। पोर्टजोलाइजेशन की प्रक्रिया से जो मिट्टी बनती है उसकी फर्टिलिटी कम होती है, ठीक है, उर्वरता क्या होती है, निम्न होती है। और यह मित्रता किसके लिए काम आती है, ये इंपोर्टेंट है ना, ये जो इस प्रकार की मृदा जो बनी है किसके काम आई, चारा उगाने के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, पेड़ उगाने के लिए काम आती है, क्योंकि यहाँ इसकी फर्टिलिटी कम है, तो फसल उत्पादन के लिए काम नहीं आती, किसमें काम आती है, फॉरेस्ट्री चारागाह के लिए प्रयुक्त होती है। तो पोर्टजोलाइजेशन भी एक प्रकार की किस प्रकार की प्रक्रिया है, क्या पोर्टजोलाइजेशन भी एक प्रकार की इल्यूविशन की प्रक्रिया है, हाँ या ना, क्या पोर्टजोलाइजेशन भी एक प्रकार की इल्यूविशन का प्रोसेस है, जिसमें ह्यूमस एवं सेक्स ऑक्साइड गतिशील होकर ऊपरी सतह से लीच होकर कहां जाते हैं, निचली ओरिजिन में जमा हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है, पोर्टजोलाइजेशन जो होता है ऊपरी सतह से निचली सतह में क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, अरे पोर्टजोलाइजेशन एक प्रकार की लीचिंग की प्रक्रिया ही तो है। पोर्टजोलाइजेशन एक पर देखो, लीचिंग शब्द का मतलब होता है निकलना, कहां से, ए प्लस बी। अब पोर्टजोलाइजेशन में वो अभिक्रिया की लीचिंग तो हो ही रही है, साथ साथ में एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड का क्या हो रहा है, वो सारी चीजें, ठीक है ना। लीचिंग एक प्रक्रिया है जिसमें ए प्लस बी ओरिजिन से निकलना, तो क्या लिखा देखो, पोर्टजोलाइजेशन भी एक प्रकार की इल्यूविशन की प्रक्रिया है, जिसमें है ना ऊपर अपर परसों से सेक्स ऑक्साइड जो होता है आयरन एल्यूमिनियम का पदार्थों का निकलकर बी ओरिजिन में आकर जमा हो जाती है। तो यहाँ देखो जमा भी होता है और निकलता भी है, ध्यान से सुनना, क्या क्या याद कर रखना। देखो अब आपसे पेपर में पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना, पेपर में क्या पूछा जाएगा, पोर्टजोलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि पोर्टजोलाइजेशन में निकलता कौन है और जमा कौन होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। पोर्टजोलाइजेशन जो होती है आपको पेपर के लिए याद क्या रखना है, ठीक है ना, पेपर के लिए हमको याद रखना है कैसे, कि पोर्टजोलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, पोर्टजोलाइजेशन की प्रक्रिया में, ठीक है, ए प्लस बी ओरिजिन से क्या होता है, कैल्शियम और अन्य बेसिस निकल जाते हैं, है ना। ध्यान से सुनना, कैल्शियम और अन्य क्षार ए प्लस बी ओरिजिन से निकल जाते हैं। इन दोनों ओरिजिन से कौन निकल जाता है, कैल्शियम, ठीक है, वह अन्य क्षार जो होते हैं वो सब निकल जाते हैं, ठीक है। तो पोर्टजोलाइजेशन की प्रक्रिया से मिट्टी कैसी हो जाती है, अम्लीय, कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाती है, कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है मृदा, हाँ या ना। और राख जैसी दिखती है, कैसी दिखती है, राख जैसी, कैसी, राख। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, आयरन एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है, आयरन एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, इसमें ए ओरिजिन से निकलकर कहां इकट्ठा, तो है ना, याद रखना कौन निकलता है यहाँ पर, याद रखेंगे यहाँ पर, आयरन एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है, आयरन एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आयरन एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेक्स ऑक्साइड। ये क्या होता है, निकलता है, हाँ या ना, ये निकलता है कहां से, ऊपरी परत से, ठीक है, ऊपरी परत से बाहर निकल जाता है, ऊपरी परत से निकलकर कहां जाता है बताओ, ऊपरी परत से निकलकर निचली परत में आ जाता है, कहां, निचली परत में, ठीक है। यहां पर कौन निकलता है, सेक्स ऑक्साइड बाहर निकलता है। तो यहां पर है ना सेक्स ऑक्साइड, एल्यूमिनियम आयरन का जो ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम आयरन का जो ऑक्साइड है ये निकलकर यहां आ जाएगा, ठीक है, ये निकलकर यहां आ गया, ये बाहर नहीं निकला, बाहर तो कैल्शियम और अन्य क्षार गए हैं ना बाहर, ये तो क्या हुआ है, ये तो बाहर गए, साथ साथ में ये ऊपर से नीचे भी आ गया। अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट बोला सर, ऊपर क्या रह जाता है, याद रखना, पोर्टजोलाइजेशन की अभिक्रिया ऊपर सिलिका रह जाती है, ये इंपोर्टेंट है ना, ऊपर कौन रह जाता है, यहाँ सिलिका अकेली रह जाती है, ठीक है, यहाँ कौन रह जाता है, सिलिका रह जाती है ऊपर, और सेक्स ऑक्साइड कहाँ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। ये हमको याद रखना है, ऊपर कौन रह जाता है, सिलिका रह जाती है, और बाहर जो है सेक्स ऑक्साइड कहाँ जाता है, ऊपर से नीचे आ जाता है। अब बताओ किसी को कुछ डाउट है, अरे भाई सेक्स ऑक्साइड टर्म का मतलब नहीं, इन दोनों के ऑक्साइड को है ना, इसका नाम होता है,
इन दोनों के आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल नाम ही सेक्स ऑक्साइड कहते हैं। तो बात समझ में आ रही तुमको? याद क्या रखना है कि पोर्टजोलाइजेशन क्या है, कि पोर्टजोलाइजेशन की अभिक्रिया में कैल्शियम और अन्य क्षार जो होते हैं सोलम से बाहर निकल जाते हैं, साथ साथ मृदा की ऊपरी परतों से ह्यूमस और आयरन एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो भी निकलकर निचली परतों में जाता है। इसलिए ए होरिजन राख जैसी दिखती है। इसलिए जो ए होरिजन है आपको कैसी दिखेगी? राख जैसी। ए होरिजन जो है आपको कैसी नजर आएगी? राख जैसी। ए होरिजन कैसी नजर आती है? राख जैसी नजर आती। कैसी? राख जैसी आपको नजर आएगी। तो इस प्रकार बनी हुई मृदा जो होती है ए होरिजन राख जैसा नजर आता है। इसकी फर्टिलिटी बहुत कम होती है, लो फर्टाइल होती है। तो ये फॉरेस्ट्री और चारा गाय के लिए, पास्चर के लिए क्या होती है? उपयोग होती है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई हम खेती नहीं करते। तो पोर्टजोलाइजेशन भी क्या एक प्रकार की इल्यूविएशन की लीचिंग कह सकते हैं आप। इल्यूविएशन की प्रोसेस से बाहर ही निकल रही चीज है, हाँ या ना? और भाई इल्यूविएशन भी जो था ऊपर की परत से निचली परत में आना। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा इल्यूविएशन मतलब ऊपर की परत से निचली, तो आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऊपर से नीचे आ गया। देखो ये तो कैल्शियम आयरन तो पानी के साथ बहकर ये तो बाहर ही निकल गया, ये क्या हुआ? ऊपर से नीचे आ गया, यहाँ इकट्ठा हो गया। बात समझ में आ गई? ये तो कैल्शियम और ये था, दूसरे जो क्षार थे ये तो निकल के बाहर ही चलेगा, मिट्टी से ही बाहर होगा, ये तो पानी के साथ बह के खेत से बाहर। अब ऊपर की परत से एल्यूमिनियम आयरन निकलकर कहां गया? निचली परत में आ गया। बात समझ में आ गई? कौन निकलता है बाहर? याद रखना, आपसे पूछेंगे इसमें बाहर है ना, ऊपर परत से निचली परत में कौन आता है? तो आयरन एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। ऊपर कौन रह जाता है? सिलिका ऊपर रह जाती है और ये सब नीचे आ जाते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? यही आपसे एग्जाम में पूछेंगे। क्या पोर्टजोलाइजेशन, जब पोर्टजोलाइजेशन से बनी हुई सोल, पोर्टजोल सोल जो होती है, क्या खेती के लिए प्रयुक्त होती है? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि भैया इसकी फर्टिलिटी बहुत कम होती है। क्या क्लियर है? आपको याद रखना है ना, इससे बनी हुई सोइल कैसी होती है? अम्लीय होती है, राख जैसी होती है। और कौन बाहर निकलता है? ये। और जमा कौन रहता है? ठीक है। अरे भाई ऊपर की परत में जमा कौन होता है? ऊपर परत में है ना, ऊपरी परत में, ठीक है, ऊपरी परत में कौन रह जाता है? सिलिका। यहाँ पर कौन रह जाएगा? सिलिका रह जाएगी ऊपरी परत में, हाँ या ना? क्लियर यहां तक सभी को? बताओ अरे हाँ या ना। चलिए अब देखो, इसका जस्ट उल्टा होता है लेटराइजेशन। इसका जस्ट उल्टा क्या है? लेटराइजेशन। ठीक है। अब देखो लेटराइजेशन जस्ट इसके विपरीत है। ठीक है, लेटराइजेशन या पोर्टजोलाइजेशन की विपरीत प्रक्रिया है। लेटर शब्द का मतलब होता है ईंट, ईंट के जैसा ना। देखो लेटर एक लैटिन भाषा का शब्द होता है जिसका मतलब होता है ईंट या खपरा। जानते हो ना, आप सभी जानते होंगे खपरा जिसे हम कहते हैं ना, खपड़ा कहो या खपरा, ब्रिक या टाइल होता है। जब मृदा में एक है ना ऊपर की परत में क्या हो जाती है? अपने ईंट आपने सभी ने देखा होगा लाल सी होती है ईंट, खपरा भी आपने देखा होगा लाल सा कलर का होता है। तो मृदा की ऊपरी परतों में एक सीमेंटेड है ना, सीमेंटेड होरिजन सूखकर ईंट की तरह बहुत कठोर बन जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम लेटराइजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? लेटराइजेशन। तो ये प्रक्रिया जो होती है पोर्टजोलाइजेशन की जस्ट विपरीत होती है। इसमें निर्मित मृदाएं प्राय लाल रंग की होती है और ऐसी मृदाओं में सेक्स ऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ऐसी आपने पढ़ा होगा लेटराइट सोइल के अंदर आयरन एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से बनी हुई मृदाएं जो होती है लेटराइट सोइल, इससे कौन सी मिट्टी बनेगी? लेटराइट सोइल बनेगी। तो इस प्रकार की मृदाओं में क्या होगा? आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक कितना होता है? 70 से लेकर 80% होता है। तो इससे लेटेराइट या लेटोसोल ऑक्जीसोल कहा जाता है। अभी मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं ना, अगर ध्यान से सुनना। लेटराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, ध्यान से सुनना, लेटराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊपरी सतह से सेक्स ऑक्साइड के बदले यहां कौन निकलेगा बाहर? सिलिका। देखो यहां पर सेक्स ऑक्साइड के बदले बाहर कौन निकल रहा है? अरे यहां पर कौन बाहर निकल रहा है? बताओ। सिलिका। यहां पर बाहर कौन निकलता है? सिलिका बाहर निकलती है। जबकि पोर्टजोलाइजेशन में अभी मैंने आपको बताया कौन बाहर निकलता है? ये पोर्टजोलाइजेशन की प्रक्रिया में सेक्स ऑक्साइड बाहर निकलता है, जबकि लेटराइजेशन की प्रक्रिया में सिलिका बाहर निकलती। कौन बाहर निकलती? सिलिका। और इस तरह सोलम में, ठीक है, सोलम में सेक्स ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। भाई सोलम के अंदर किसकी बात है? आयरन एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाती है। लेटेराइट या लेटोसोल या ऑक्जीसोल में सेक्स ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और सिलिका की मात्रा क्या होती है? कम होती है। सिलिका की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ऐसी मृदाओं में लोहे तथा एल्यूमिनियम की हाइड्रेट ऑक्साइड अधिक मात्रा में व मैग्नीज और टाइटेनियम ऑक्साइड थोड़ी कम मात्रा में होते हैं। तो थोड़ी मात्रा में होते हैं। इस प्रकार की जो होती है मिट्टी होती है उसमें क्या होता है? छोटे छोटे कंकड़ भी पाए जाते हैं। अब हमको याद कर रखना, देखो इन दोनों में अंतर सुनो अब, है ना, इन दोनों प्रक्रियाओं में अंतर। अभी अपन ने क्या पढ़ा? पोर्टजोलाइजेशन। पोर्टजोलाइजेशन में हमने ये पढ़ा है कि भाई सेक्स ऑक्साइड जो होता है ऊपर से नीचे आ जाता है, यही पढ़ा है। सेक्स ऑक्साइड जो आयरन एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है नीचे आ जाएगा। देखो लेटराइजेशन जस्ट इसके विपरीत प्रक्रिया है।
लेटराइजेशन इसके जस्ट विपरीत प्रक्रिया है। यहाँ पर क्या होता है कि मृदा की ऊपरी परत जो होती है लाल हो जाती, कैसी हो जाती, ईंट के जैसी, ठीक है ना, ईंट के जैसी हो जाएगी लाल, ये जो है कैसी हो जाएगी, ईंट की जैसी। यहाँ में होता क्या है, देखो ऊपरी परत से कौन निकलता है, यहाँ पर, यहाँ ऊपरी परत से कौन बाहर निकलता है, सिलिका। क्या याद रखना है, ऊपरी परत से कौन निकलता है, तो आंसर है सिलिका। अरे बाहर कौन निकलता है, सिलिका बाहर निकलती है, बाहर कौन निकलता है, सिलिका। यहाँ कौन रह जाता है, ऊपरी परत में कौन रह जाता है, आयरन एल्यूमिनियम। यहाँ कौन रह जाएगा, आयरन एल्यूमिनियम रह जाएगा। यहाँ ऊपरी परत में आयरन एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है ये रह जाएंगे, जिसको हम सेक्स ऑक्साइड कहते हैं, ये वो यहाँ रह जाएगा और सिलिका बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार की मृदाओं में जो लेटराइजेशन से बनती है उसमें आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड ज्यादा होगा, हाँ या ना। इस प्रकार की जो मिट्टी बनती है लेटराइट सोल होती है उसमें आयरन एल्यूमिनियम के ऑक्साइड क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। बात समझ में आ गई। और इसमें बाहर कौन निकलता है, सिलिका, यही हमको याद रखना है। इसमें बाहर अभी ये क्वेश्चन आया था कि लेटराइट सोल कैसे बनती है, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, देखो बाहर तो निकल ही रहा ना, सिलिका बाहर निकल रही है, तो बाहर निकलना, तो बाहर निकलना मतलब लीचिंग की प्रक्रिया। तो वहां पर आया था ये आंसर कि एक प्रकार का क्या है, लीचिंग की प्रक्रिया है। अभी एमपी टेट में आती है यही क्वेश्चन लेटराइजेशन वाला, लेटराइट सोल कैसे बनती है। अगर आपने देखा हो एमपी टेट का एग्जाम, तो वहां पर वही आंसर क्या है कि एक प्रकार की लीचिंग की प्रक्रिया है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ भी तो बाहर तो सिलिका ही निकल रही है ना। तो बात समझ में आया क्या है, लेटराइजेशन का मतलब होता है, लेटराइजेशन का मतलब सिलिका का बाहर निकलना। यही आपसे बार बार पूछा जाएगा, सिलिका का बाहर निकलना, किसका, सिलिका का बाहर निकलना, ठीक है, सिलिका का बाहर निकलना। अंदर कौन, ऊपर कौन रह जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा एल्यूमिनियम आयरन के ऑक्साइड, ठीक है, जो ऑक्साइड होते हैं जिसका नाम है सेक्स ऑक्साइड, ये रह जाएगा, ये रह जाएगा, या सुनो बता, ये ऊपर रह जाएगा, ये क्या है, जमा रह जाता है। देखो जबकि पोर्टोलाइजेशन में सिलिका ऊपर रह जाती है, ये बाहर निकल जाता है। तो जस्ट एक दूसरे के यानी क्या विपरीत है। बात समझ में आ गई। तो लेटराइजेशन से बनी हुई मिट्टी क्या अच्छी होती है, नहीं, लेटराइजेशन से बनी हुई मिट्टी भी अच्छी नहीं होती है, मतलब इसकी फर्टिलिटी भी कम होती है। ये फॉरेस्ट किसके लिए, प्लांटेशन क्रॉप के लिए क्या होती है, ज्यादा अच्छी होती है। देखो इन मृदाओं में जैविक पदार्थ पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की प्राय कमी होती है। लेटराइट मृदा को मुरम या मुर्मी मृदा भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आएगा। इस प्रकार की जो मिट्टी होती है ना, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए, लो इंटेंसिटी ग्रेजिंग के लिए, चारा उगाने के लिए, कॉफी, केला, अनानास, नारियल, मतलब प्लांटेशन क्रॉप के लिए उपयुक्त होती है ना। लेटराइट से बनी हुई सोइल जो होती है, लेटराइट सोइल किसके लिए, प्लांटेशन क्रॉप के लिए इंपोर्टेंट है। किसके लिए, प्लांटेशन क्रॉप के लिए, याद रखना किसके लिए इंपोर्टेंट होती है, प्लांटेशन क्रॉप के लिए इंपोर्टेंट होती है, कि उनको ज्यादा फर्टिलिटी वाली सोइल की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार लेटराइजेशन से बनी हुई मृदा जो होती है उसकी फर्टिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो इस प्रकार की जो मृदा होती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए, लो इंटेंसिटी ग्रेजिंग मतलब चारा उगाने के लिए, और है ना इन सबकी खेती करने के लिए क्या होती है, प्लांटेशन क्रॉप की खेती करने के लिए उपयुक्त होती है। लेटराइजेशन के लिए साल भर लगा, हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट, उच्च तापमान और उच्च बारिश। एक तो अधिक बारिश इस प्रकार की मिट्टी के निर्माण के लिए एक क्या होना चाहिए, एक तो उच्च तापमान होना चाहिए और साल भर बारिश बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। लेटराइजेशन के लिए साल भर क्या है, लगातार उच्च तापमान और प्रतिवर्ष देखो 2000 से लेकर 2500 mm बारिश। तो हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर पर इस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। इस प्रकार की मृदा कर्नाटका और केरल वाले क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में कहां पाई जाती है, लेटराइट सोइल, ठीक है। तो देखो लेटराइट सोइल का निर्माण क्यों होता है, तो आंसर हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर याद रखना, और हाई रेनफॉल इंटेंसिटी, अधिक बारिश, हाई रेनफॉल इंटेंसिटी, क्लियर, हाई रेनफॉल इंटेंसिटी, हाई रेनफॉल इंटेंसिटी के कारण, क्लियर, किसके कारण, हाई रेनफॉल इंटेंसिटी के कारण क्या होता है, इसका निर्माण होता है। क्या बात समझ में आ गई। इस प्रकार की मृदा आपको मिलेगी कर्नाटका और केरला, है ना, कर्नाटका व केरला के क्षेत्र में आपको मिलेगी, ठीक है, केरल जिसे हम कहते हैं। बात समझ में, वही चाय की खेती कहाँ होती है, केरल के अंदर, अरे होती है ना चाय, आसाम उस रीजन में जो पहाड़ी क्षेत्र है कि नहीं, आपको हिली रीजन में आपको देखने को मिलेगी, तो सबसे ज्यादा वहां होती है। तो बताओ समझ में आ रहा है, क्लियर है सभी को, बताओ। अरे समझ में आया, पोर्टोलाइजेशन में कौन बाहर निकलता है वो लिख लेना, है ना, ऐसा डायग्राम बना लेना कि पोर्टोलाइजेशन में कौन बाहर जाएगा, लेटराइजेशन में कौन बाहर जाएगा, कौन रह जाएगा, ये एग्जाम में पूछते हैं। क्लियर है सभी को। अरे आपसे पूछा जाएगा कौन बाहर निकलेगा और कौन रह जाएगा, ठीक है, लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है, भूल जाते हैं। चलिए आगे पढ़े, आप सभी को समझ में आ गया होगा।
चल आगे पढ़ते हैं। अब जो हमने पढ़ ली, अभी हमने क्या क्या पढ़ा, कैल्सिफिकेशन पढ़ा, डिकैल्सिफिकेशन पढ़ा, पोर्टोलाइजेशन पढ़ा, लेड, ये सारी कैसी थी, तो आंसर है जोनल। अब है इंटरजोनल पीडोजेनिक प्रोसेस। जैसे ग्लाइजेशन का मतलब क्या है, तो ग्लाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब मिट्टी में पानी भर जाता है ना, ठीक है, मिट्टी में पानी, तो ब्लू से कलर की, ग्रीन ब्लू कलर की मिट्टी का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को हम ग्लाइजेशन कहते हैं। तो देखो, ग्ली एक रशियन शब्द होता है जिसका अर्थ होता है नीली, ग्रे या हरी रंग की मिट्टी का, चिकनी मिट्टी। कैसी मिट्टी, नीली, ग्रे, हरी चिकनी मिट्टी। गिली का विकास मूल द्रव्य के ऊपर, है ना, सोइल प्रोफाइल के निचले भाग में जल निकास की कमी एवं जल, है ना, मग्नता के कारण होता है। मतलब भैया जो नीचे देखो, ऐसे सी ओरिजन है जो है, इधर देखो, यहाँ पर खेत में पानी भर गया, तो इसका निर्माण किसके कारण होता है, यहाँ पर पेरेंट मटेरियल, तो यहाँ पर खेत में क्या भर गया, पानी, तो यहाँ पर खेत में क्या होगी, वाटर लॉगिंग कंडीशन। देखो क्या होगी, वाटर लॉगिंग कंडीशन, ठीक है। वाटर लॉगिंग कंडीशन कब होगी, जब जल निकास बेकार होगा, हाँ या ना भाई, जब जल निकास की सुविधा बेकार होगी तभी तो खेत में पानी भर के रहेगा। जल निकास की सुविधा जब क्या हो, अच्छी ना हो, जल निकास की सुविधा अच्छी ना हो, ठीक है, तो क्या होता है, तो ये होता है कि भाई मिट्टी के अंदर क्या होगा, खेत में प्रोफाइल के अंदर पानी भर के रह जाएगा, और पानी भरने के कारण किस प्रकार की मिट्टी का, ब्लू मिट्टी, ग्रे मिट्टी, हरी कलर की मिट्टी का निर्माण होता है, उसे हम ग्लाइजेशन कहते हैं। क्लियर। तो देखो, इस प्रकार की जो मिट्टी का निर्माण होगा पानी भरने के कारण, है ना, खेत जो पानी, सोइल प्रोफाइल के अंदर जो पानी भरने जिस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है, उसे हम हाइड्रोमॉर्फिक सोइल कहते हैं। ये जलवायु पर निर्भर ना होकर ये जल निकास की दशा पर निर्भर होती है ना। ये पानी कितना बरसा इस बात से नहीं, पानी निकल रहा है या नहीं निकल रहा, अगर नहीं निकल रहा, भर के रह रहा है, ठीक है, लगातार कहीं, है ना, तो इसके कारण क्या होता है, इस प्रकार की मिट्टी बनती है, जैसे नीली, ग्रे, हरे कलर की, ठीक है। अनोक्सी दशा में, देखो ध्यान से सुनना, अब खेत में पानी भरेगा, यहाँ पर पानी भरने की स्थिति में हमेशा याद रखना अनोक्सी श्वसन होता है, अवायु, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है ना, जब पानी भर जाता है तो वहां अनोक्सी श्वसन प्रारंभ हो जाता है। अनोक्सी श्वसन दशा के उत्पन्न होने से आयरन रिड्यूस होकर, ठीक है, Fe के कंकड़ का निर्माण करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आयरन और मैंगनीज के कंकड़ों का निर्माण भी होता है। बात समझ में आ गई। तो हमको सिर्फ याद क्या रखना है कि ग्लाइजेशन मतलब क्या, ग्लाइजेशन का मतलब यह है पानी भरने के कारण मिट्टी का निर्माण होना। कैसी मिट्टी का निर्माण होना, नीली, ग्रे, हरी मिट्टी का निर्माण होना, जिसको हम हाइड्रोमॉर्फिक सोइल कहते हैं। बस इतना याद रखना है। क्लियर है। अगला है मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, ये वाला जो शब्द है ना, आ चुका है ये वाला। अगला जो है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला। अगली जो हमारी जो टर्म है मोस्ट इंपोर्टेंट है, सैलिनाइजेशन क्या होती है। ध्यान से सुनना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको बाद में काम आएगी जब हम सैलाइन और एल्कलाइन सोइल पढ़ेंगे तब। जब हम, है ना, लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी सैलाइन सोइल क्या होती है, एल्कलाइन सोइल क्या है, सैलिनाइजेशन क्या होता है, एल्कलाइजेशन क्या होता है। इसलिए ध्यान से सुनना, ये क्या लिखा है, ये लिखा है सैलिनाइजेशन, ठीक है ना, क्या लिखा है, सैलिनाइजेशन लिखा है, ध्यान से सुनेंगे आप, सैलिनाइजेशन, ठीक है। लवणीकरण क्या होता है, ध्यान से सुनना, जब मिट्टी में सोल्यूबल साल्ट, मृदा में घुलनशील लवणों का जमा होना, मृदा में जब घुलनशील क्या होते हैं, लवण जब इकट्ठा हो जाते हैं, सोल्यूबल साल्ट, मृदा में जब सोल्यूबल साल्ट इकट्ठे होते हैं, तो सोल्यूबल साल्ट का जमा होना क्या कहलाता है, सैलिनाइजेशन। जैसे जैसे देखो कौन, जैसे आप कह सकते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, आ रहा है समझ में ये, तो क्लोराइड सल्फेट जो होते हैं कि नहीं, ये कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो सोल्यूबल साल्ट का जमा होना, मिट्टी में सोल्यूबल साल्ट का जमा होना, घुलनशील लवणों का जमा होना क्या कहलाता है, सैलिनाइजेशन कहलाता है। और इसी प्रक्रिया से आगे चल के लवणीय मृदा का निर्माण होता है। सैलाइन सोल का निर्माण जो होता है वो इसी प्रक्रिया से होता है ना, याद रखेंगे, सैलाइन सोल का निर्माण जो होगा वो इसी प्रोसेस होता है। तो मृदा में घुलनशील लवणों का जमा होना क्या कहलाता है, सैलिनाइजेशन कहलाता है। देखो अब ध्यान से सुनना, बोला सर सोडियम का जमा होना क्या कहलाएगा, इधर देखो ये लिखा सोलोनाइजेशन, यहाँ पर स्पेलिंग को ध्यान से पढ़ना है, क्या लिखा है, सैलिनाइजेशन लिखा है, ठीक है, या सोलोनाइजेशन लिखा है ना, ये क्या लिखा है, सोलोनाइजेशन या फिर एल्कलाइजेशन, क्षारीयकरण, हिंदी में क्या बोलेंगे, क्षारीयकरण, ठीक है, क्या होता है, क्षारीयकरण। क्लियर, क्या है क्षारीयकरण, अधिक विनिमयशील। देखो जब मिट्टी में एक्सचेंजेबल सोडियम जमा होता है, क्या होता है, जब मृदा में विनिमयशील सोडियम की मात्रा, याद रखना जब सोडियम लिखा हो पेपर में कि जब मिट्टी में विनिमयशील सोडियम ज्यादा हो जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं क्षारीकरण, एल्कलाइजेशन कहते हैं। और मिट्टी की पीएच 8.5 से ज्यादा होगी, इस स्थिति में मिट्टी की जो पीएच है वो 8.5 से ज्यादा हो जाती है।
और मिट्टी कैसी आती है, क्षारीय। मिट्टी कैसी होती है, क्षारीय हो जाती है, जो काली है ना, ब्लैक एल्कलाइन सॉइल होती है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सोलोनाइजेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई। देखो सैलिनाइजेशन और सोलोनाइजेशन में क्या है, सैलिनाइजेशन का मतलब क्या होता है, सैलिनाइजेशन का मतलब होता है, अभी मैंने आपको बताया कि मृदा में घुलनशील लवणों का जमा होना, ठीक है, मृदा में घुलनशील लवणों का जमा होना, यह है घुलनशील, घुलनशील साल्ट का इकट्ठा होना, साल्ट का जमा होना, इसे क्या कहते हैं, सैलिनाइजेशन। तो इस स्थिति से देखो कौन सी सॉइल बनती है, सैलाइन सॉइल, हाँ है ना, सैलाइन सॉइल का निर्माण होगा। इसकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 7 से तो होती है 8.5 के बीच में। इसकी जो पीएच होती है 7 से लेकर 8.5 के बीच में होती है। सैलाइन सॉइल की पीएच 7 से लेकर 8.5 के बीच में होती है। जबकि सोलोनाइजेशन शब्द का मतलब क्या है, सोलोनाइजेशन शब्द का मतलब होता है भाई क्या, या फिर एल्कलाइनेजाइजेशन जो होता है, इस शब्द का मतलब क्या है कि मिट्टी में घुलनशील, विनिमयशील, है ना, एक्सचेंजेबल सोडियम, विनिमयशील, विनिमयशील सोडियम का ज्यादा होना, विनिमयशील सोडियम का जमा होना। इस स्थिति से पीएच जो होती है मृदा की कितनी हो जाती है, 8.5 से ज्यादा। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम एल्कलाइजेशन, सॉरी हाँ, एल्कलाइजेशन और सोलोनाइजेशन। समझ में आ गया सबको, बताओ समझ में आया भाई। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो इस प्रक्रिया से किसका निर्माण होगा, सैलाइन सोल का निर्माण होगा, और इस प्रक्रिया से किसका निर्माण होगा, इस प्रक्रिया से निर्माण होगा, याद रखना, एल्कलाइन सोल का। नाम ही लिखा है एल्कलाइजेशन, तो इससे क्षारीय मिट्टी का निर्माण होगा। किसका, क्षारीय मिट्टी का निर्माण होगा। और उससे किसका होगा, इससे किसका निर्माण होगा, क्षारीय मिट्टी का ना। क्षारीय मिट्टी की पीएच हमेशा याद रखना 8.5 से ज्यादा होती है, और इससे होगा सैलाइन सोल, मतलब लवणीय मृदा। कौन सी, लवणीय मृदा का निर्माण होगा। और लवणीय मृदा जो होती है उसकी पीएच होती है 8.5 से कम, 8.5 से ज्यादा नहीं होती, याद रखना है ना। तो बात समझ में आ गई आपको। ये जो सैलाइन सोइल की पीएच 7 से तो ज्यादा होगी, लेकिन 8.5 से कम होगी, 8.5 तक ही होगी, है ना। लेकिन क्षारीय मिट्टी की जो पीएच 8.5 से ज्यादा होती है, 8.5 से लेकर 10 तक चली जाती है। क्या बात समझ में आ गई सभी को, हाँ है ना, समझ में आ रही सभी को। तो देखो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सोलोनाइजेशन कहते हैं। सोइल कोलाइड्स में फैलकर नीचे जाकर बैठ जाता है, जिससे मृदा की भौतिक दशा, तो भाई बताओ, क्षारीय मिट्टी की भौतिक दशा बिल्कुल खराब होती है, तथा कार्बनिक पदार्थ काला अर्गनों के लिए आवरण धारण कर लेता है। और किस प्रकार की मिट्टी का होता है, देखो ब्लैक एल्कलाइन सोइल कहते हैं हम। क्षारीय मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है, ब्लैक एल्कलाइन सोइल कहते हैं। अब सोडियम का निकलना, ठीक है, सोडियम का मिट्टी से बाहर निकलना क्या कहलाता है, सोलोडाइजेशन कहलाता है। सोडियम का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, सोलोडाइजेशन। बात समझ में आ रही है। सोडियम का बाहर निकलना क्या कहलाता है, देखो सोडियम का बाहर, सोलो है ना, सोलोडाइजेशन लिखा है, सोलोडाइजेशन या डी एल्कलाइजेशन। भाई ये सोडियम यहाँ जमा हो रहा था ना, यहाँ मृदा से सोडियम आयन का निकलना सोलोडाइजेशन कहलाता है, या डी एल्कलाइजेशन कहलाता है। क्लियर है। अगली प्रक्रिया पीडोटर्वेशन, अगली प्रक्रिया पीडोटर्वेशन। पीडोटर्वेशन का मतलब होता है मृदा, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ सोइल, मृदा की मिश्रित होने की प्रक्रिया को हम पीडोटर्वेशन कहते हैं। सोइल का मिक्स होना क्या कहलाता है, पीडोटर्वेशन कहलाता है। अब सोइल है देखो किसके कारण, अगर जंतुओं के कारण उलट पलट होती है मिट्टी, अगर जंतुओं के कारण उलट पलट होती है, मिलती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम फ्यूनल पीडोटर्वेशन कहते हैं। जीव जंतुओं द्वारा मृदा में उलट पलट मिश्रण होना फ्यूनल कहलाएगा। फ्लोरल पीडोटर्वेशन मतलब पेड़ पौधों के द्वारा अन्य सूक्ष्म जीवों के द्वारा मिश्रण होना। एक होता है अर्जिलो पीडोटर्वेशन, इसमें मृदा का मिश्रण, ठीक है, किसके कारण होता है, कर्निंग प्रोसेस के द्वारा होता है। मतलब किसके कारण होगा, मृदा खुद ही, मतलब मृदा फैलेगी और सुकड़ेगी, उसके कारण मिक्स होगी ना मृदा, ना तो जीव जंतुओं के द्वारा ना पौधों के द्वारा। मिट्टी खुद में ये गुण पाया जाता है किसी किसी मिट्टी में कि मिट्टी जो होती है खुद ही फूलती है, खुद ही सुकुड़ती है, ठीक, कर्निंग प्रोसेस या चर्निंग प्रोसेस होती है। जैसे काली मिट्टी जो होती है, काली मिट्टी बरसात के समय फूल जाती है और गर्मियों के समय दरारें पड़ जाती है, सुकुड़ जाती है। क्यों, क्योंकि किले कण ज्यादा होते हैं। तो किले कण जितने ज्यादा होते हैं उस मिट्टी में क्या होता है, तो उस मिट्टी में फैलने और सुकुड़ने की क्षमता उतनी ज्यादा होती है। तो देखो लिखा है किले के फैलने सिकुड़ने से होता है। जैसे लिखा इसे डीप ब्लैक कॉटन सोइल, अरे काली मिट्टी जो होती है डीप ब्लैक कॉटन सोइल, डीप ब्लैक कॉटन सोइल में देखा जाता है, जो मध्य भारत में पाई जाती है। मृदा की इसी मिश्रण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आपको वर्टिसोल ऑर्डर में दिखेगी। भाई काली मिट्टी किस ऑर्डर में आती है, वर्टिसोल में आती है। तो अर्जिलो पीडोटर्वेशन का मतलब होता है भैया मिट्टी खुद से ही अगर मिश्रित हो, है ना, ऊपर नीचे खुद ही हो रही है, ठीक है, किसके कारण, तो भाई ये सुकड़ेगी और फैलेगी, तो खुद ही मिक्स होना, तो आंसर अर्जिलो पीडोटर्वेशन। एग्जाम में आपसे पूछेंगे
ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें स्वतः जुताई का गुण पाया जाता है? ऐसा प्रश्न आता है एग्जाम में। सेल्फ प्लोइंग, क्या पूछेंगे आपसे, ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें सेल्फ प्लोइंग का कैरेक्टर पाया जाता है? ठीक है ना, सेल्फ प्लोइंग मतलब स्वतः जुताई का, है ना। तो आपको क्या बताना है, तो काली मिट्टी। काली मिट्टी में आपको पता है भाई, काली मिट्टी क्या होती है, गर्मियों में तो उसमें दरारें पड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, हाँ या ना। जैसी पानी की कमी तो काली मिट्टी सिकुड़ जाएगी, दरारें पड़ जाएंगी। और जैसे ही पानी बरसा, उसमें पानी आया, फूल जाती है। किसके कारण? ड्यू टू मोन्टमोरिलोनाइट के कारण, क्योंकि काली मिट्टी में पाया जाता है मोन्टमोरिलोनाइट का क्ले मिनरल। ठीक है ना, इसमें आगे चल के हम पढ़ेंगे क्या पाया जाता है, मोन्टमोरिलोनाइट। ठीक है ना, काली मिट्टी में पाया जाता है ये। तो काली मिट्टी के अंदर मोन्टमोरिलोनाइट होने के कारण क्या होता है, उसमें फैलने और सुकने। आपने पढ़ा होगा मोन्टमोरिलोनाइट 2:1 एक्सपांडिंग टाइप मिनरल होता है। जिन स्टूडेंटों ने अगर पहले कभी पढ़ा होगा तो काली, है ना, मोन्टमोरिलोनाइट जो होता है 2:1 प्रकार का प्रसार होने वाला एक्सपांडिंग टाइप क्ले मिनरल है। अगर आपने पहले कभी पढ़ा है तो मोन्टमोरिलोनाइट जो होता है एक्सपांडिंग टाइप होता है, हाँ या ना। तो इसमें फैलने और सिकुड़ने की क्षमता पाई जाती है। इसके कारण क्या होता है, काली मिट्टी खुद ही फैलती है, खुद ही सिकुड़ती है। तो उसी घटना को क्या बोलते हैं, अर्जिलोप्यूरोटर्वेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो आपसे पूछेंगे ऐसी कौन सी मिट्टी है जो खुद ही सिकुड़ती है, फैलती है ना, सेल्फ फ्लोइंग का कैरेक्टर पाया जाता है, तो किसमें? काली मिट्टी में। और काली मिट्टी किस ऑर्डर में आती है? वर्टिसोल ऑर्डर के अंतर्गत आती है ना। काली मिट्टी किस में आती है? काली मिट्टी आती है भैया वर्टिसोल ऑर्डर के अंतर्गत। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? यस और नो बताओ, सारी चीजें क्लियर हैं? अब एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, एक बार जो मैंने आपको इतने सारे स्टेप्स बताए, सारी चीजें क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, समझ में आ रहा है बहुत ही अच्छे से? क्या समझ में आ रहा है सभी को बहुत अच्छे से? सभी को समझ आ रहा है? अजय, डिम्पल, मंगल, धनेश, चंपालाल, दिव्या, दिव्यांश श्रीवास्तव, निकू, श्रद्धा, मोहन, पल्लवी, आशुतोष, मंगल, विकास, संतोष, सतेंद्र, विमलेश, नम्रता, याशिका, लाली, सुरेन, जितेंद्र, मुकेश, पीहू, राजू, नीलेश, राजा, शिका। इसमें देखो एक्चुअली आपको दिख रहे होंगे 84-85 कुछ, एक्चुअली है तो बहुत ज्यादा, करीब 150 ज्यादा है, दिखाता नहीं सॉफ्टवेयर में, दिक्कत है इसमें। चलिए समझ में आया ना? नहीं बताओ। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि शॉर्ट, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओ तो याद उस समय रिवीजन करते समय आपको कैसे याद करना है। ठीक है, बता दूंगा आपको। जब आप, है ना, रिवीजन करो तो इतनी सारी कहानी याद नहीं करनी है। क्या, एक बार बता देता हूँ आपको मैं शॉर्ट में, ठीक है ना। 5 मिनट लगेंगे और आपको रिवीजन करने में 2 मिनट लगा करेंगे। क्या, हम पढ़ रहे थे सॉइल फॉर्मिंग, यस यही पढ़ रहे थे ना, कि भैया मृदा निर्माण की प्रक्रिया, यही पढ़ी हमने, मृदा निर्माण की प्रक्रिया यही पढ़ी है हमने। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया, अब देखो मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं को हमने कैसे पढ़ा। ठीक है, मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं पहले हमने पढ़ी थी मूलभूत, फंडामेंटल। पहले नंबर पर हमने पढ़ी थी मूलभूत, हाँ है ना, मूलभूत प्रक्रियाएं पहले नंबर पर अपन ने क्या पढ़ी, मूलभूत प्रक्रिया। अब इसमें हमने पढ़ा पहले नंबर पर ह्यूमिफिकेशन। पहले नंबर पर क्या पढ़ा हमने, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस का निर्माण होना क्या कहलाता है, ह्यूमस के निर्माण को क्या कहते हैं, ह्यूमिफिकेशन, है ना। बस एक शब्द में याद रखना है, ह्यूमस का निर्माण होना। ठीक है ना, ह्यूमस का निर्माण होना क्या कहलाता है, ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। दूसरा हमने पढ़ा इल्यूविएशन, कि भैया ऊपरी की परत से, है ना, पदार्थों का निकलना, वॉशिंग आउट होना। क्या होना, ऊपर की, है ना, परतों से पदार्थ का निकलकर निचली परतों में चला जाना, वॉशिंग आउट होना। ठीक है, तीसरी प्रक्रिया हमने पढ़ी इल्यूविएशन। तीसरी जो है हमने पढ़ी इल्यूविएशन, क्या होती है, तो आंसर है ऊपर से जो आएगा तो नीचे इकट्ठा भी तो होगा, जमा, तो निचली परतों में जमा होना क्या कहलाता है, वॉशिंग इन कहलाता है, इल्यूविएशन। ओरिजिनाइजेशन, मृदा में अलग अलग परतों का बनना, मृदा में अलग अलग संस्तर होरिजन का बनना, होरिजन का बनना क्या कहलाता है, होरिजन का बनना, तो होरिजन का बनना होरिजोनाइजेशन कहलाता है। बस इतने याद रखना, एक एक शब्द। ठीक है, इसके बाद अगला हमने पढ़ा था स्पेसिफिक पीडोजेनिक प्रोसेस। ठीक है, ये तो हमको याद करना ही हो गई। अगला क्या पढ़ा था हमने, स्पेसिफिक पीडोजेनिक प्रक्रिया, ये आप नोट कर लेना, स्पेसिफिक पीडोजेनिक प्रोसेस। ठीक है, स्पेसिफिक पीडोजेनिक प्रोसेस क्या होती है, देखो स्पेसिफिक पीडोजेनिक प्रोसेस क्या है, इसमें पहले नंबर पर ना जोनल पीडोजेनिक प्रोसेस, ये बताओ, ये आएंगे नहीं एग्जाम में, सीधा आएगा कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या पढ़ा था हमने,
कैल्सिफिकेशन का मतलब हमने ये पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होना, बस यही पढ़ा था ना, क्यों ये मिट्टी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होना, हाँ है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होना क्या कहलाता है, कैल्सिफिकेशन कहलाता है। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था डीकैल्सिफिकेशन, क्या पढ़ा था बताओ, डीकैल्सिफिकेशन, हाँ या ना, डीकैल्सिफिकेशन क्या कहलाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का हटना, कैल्शियम कार्बोनेट का हटना, रिमूव होना, डीकैल्सिफिकेशन कहलाता है। फिर तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा पोर्टोलाइजेशन, क्या पढ़ा है, पोर्टोलाइजेशन, क्या पढ़ा भाई, पोर्टोलाइजेशन, क्या पढ़ा हमने, पोर्टोलाइजेशन पढ़ा है। पोर्टोलाइजेशन का मतलब क्या है, सेक्स ऑक्साइड का बाहर निकलना, ठीक है ना, किसका, आपने देखा होगा इसमें कौन बाहर निकलता है, एल्यूमिनियम आयरन का जो ऑक्साइड होता है, क्या ये निकल जाता है, ठीक है, निकल जाता है कि नहीं, बिल्कुल का निकलना, यही होता है ना, निकलना। लेटराइजेशन का मतलब सिलिका का निकलना, यस और नो, लेटराइजेशन में कौन निकलता है बताओ, सिलिका, लेटराइजेशन का मतलब क्या है, तो आंसर है सिलिका का निकलना, सिलिका का ना, क्या यहाँ पर सिलिका निकल जाती है या ना, ये हो गई हमारी कौन सी, तो आंसर है जोनल। ये आपको इतने एक एक शब्द में याद रखना रिवीजन करते समय एंड टाइम पर, पेपर से पहले, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद अपन ने पढ़ा है ना, इसमें जो इंटरजोनल, इंटरजोनल इंटरजोनल पीडोजेनिक प्रोसेस, इंटरजोनल पीडोजेनिक प्रोसेस, इंटरजोनल पीडोजेनिक प्रोसेस क्या होती है, देखो पहले नंबर पे हमने पढ़ा था ग्लाइजेशन, ठीक है, तो ग्लाइजेशन का मतलब पानी है ना, हाइड्रोमोर्फिक, पानी भरने के कारण नीली, ग्रे और है ना हरी मिट्टी का निर्माण होना, ठीक है ना, जलमग्नता के कारण, जलमग्नता के कारण, जलमग्नता के कारण क्या होना, नीली, ग्रे और हरी मिट्टी का निर्माण होना, मतलब हाइड्रोमोर्फिक सोइल का निर्माण होना, हाइड्रोमोर्फिक सोइल का निर्माण होना, हाइड्रोमोर्फिक मृदा का निर्माण होना, ये होता है ग्लाइजेशन। इसके बाद अगला हमने क्या पढ़ा, सैलिनाइजेशन, यस, क्या पढ़ा, सैलिनाइजेशन, यही पढ़ा, क्या होता है सैलिनाइजेशन, मृदा में घुलनशील सोल्यूबल साल्ट का इकट्ठा होना, है ना, मृदा में क्या होना, सोल्यूबल साल्ट का, सोल्यूबल साल्ट का क्या होना, जमा होना, सोल्यूबल साल्ट का जमा होना। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, सोलोनाइजेशन या फिर एल्कलाइजेशन, यही पढ़ा है, मृदा में विनिमयशील सोडियम का जमा होना, मृदा में विनिमयशील, विनिमयशील सोडियम का जमा होना, विनिमयशील सोडियम का जमा होना, क्लियर, जमा होना क्या कहलाता है, तो आंसर सोलेनाइजेशन कहलाता है। और लास्ट प्रोसेस हमने क्या पढ़ी थी, तो आंसर है लास्ट हमने सोलोडाइजेशन, 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 या फिर हमने पढ़ी थी डी एल्कलाइजेशन, है ना, डी एल्कलाइजेशन, सोलोडाइजेशन या डी एल्कलाइजेशन क्या होती है, मृदा से सोडियम का बाहर निकलना, मृदा से सोडियम का बाहर निकलना, ठीक है, मृदा से सोडियम प्लस का बाहर निकलना, बाहर निकलना, बताओ क्लियर है यहां तक सभी को, मैंने आपको एक एक लाइन में बता दी सारी, इतना याद रखना है। चलिए, अरे याद रख लोगे भैया, इतना तो याद कर लोगे ना, इतना सारी कहानी याद करनी है, एक बार पढ़ लो समझ में आ गया, बाकी याद ये करना है, ये ठीक रहा ना, मैंने आपको एक साथ बता दिया सारी शॉर्ट में, ये आपको याद करना है, अरे ठीक है सभी को, भाई उसमें लंबा लंबा लिखा था इतना है ना, याद कैसे रखो, वो तो मैंने समझाने के लिए आप समझाना, आपको याद ये करना है शॉर्ट नोट्स के तौर पर, ये आपको ये है ना, ताकि आप इनको बार बार पढ़ोगे तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा कि हाँ ये सारी चीजें हैं, पेपर में यही आएगा, आप आराम से आंसर लगा पाओगे। देखो वो सब चीज तो इसलिए पढ़ाई जाती है कि आपके दिमाग में पिक्चर बन जाए थोड़ी, है ना, सो आप सोच पाओ। अगर मैं खाली एक शब्द इतना सा ही पढ़ाता, ये मैं आपको सिर्फ इतना सा ही पढ़ाता, इतना, तो आपका फिर दिमाग कभी सोच नहीं पाता उस चीज को क्या था वो, या पोर्टलाइजेशन में सिर्फ एक लाइन पढ़ाता कि यहाँ ये निकल जाएगा, ये हो जाएगा, फिर आप कभी आगे पोर्टलाइजेशन इतना सोच नहीं पाते, अब आप सोच पाओगे अच्छा ये ऐसा ऐसा होता है,
याद हमको ये रखना है। तो सोचने की टेंडेंसी के लिए है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं खाली एक सिंगल लाइन बताऊं तो तुम सोचो, थिंकिंग प्रोसेस नहीं बढ़ेगी ना, फिर क्या होगा, आंसर फैक्ट वाइज चलेंगे और भूल जाओगे फिर। चलिए आगे बढ़े अपन। लास्ट वाली क्या था, लास्ट वाला क्या था, पीडो टर्वेशन था। लास्ट की प्रोसेस क्या थी, पीडो टर्वेशन, है ना, पीडो टर्वेशन लास्ट का यही था, मिट्टी का मिश्रित होना। ठीक है ना, मिट्टी का क्या होना, मिश्रित होना, यही था, मिट्टी का क्या होना, मिश्रित होना। मिश्रित होना क्या कहलाता है, पीडो टर्वेशन। अगर प्लांट से हो तो फ्लोरल कहते हैं, हाँ या ना, फ्लोरल पीडो टर्वेशन। अगर भाई जंतु किससे हो, प्लांट से, अगर प्लांट से होता है तो क्या बोलते हैं, फ्लोरल। अगर जंतु से हो तो है ना, फ्यूरल कहते हैं अपन, फ्यूनल सॉरी है ना, फ्यूनल, फ्यूनल पीडो टर्वेशन, फ्यूनल है ना, ये होता है जंतुओं से, किससे, जंतुओं से, ये पादपों से। और एक स्वतः अर्जिलो पीडो टर्वेशन, अर्जिलो पीडो टर्वेशन, अर्जिलो पीडो टर्वेशन, ये होता है स्वतः, है ना, मिट्टी में खुद के कारण। ये सारी प्रोसेस हो चुकी है, मृदा निर्माण की सारी चीजें हो चुकी है ना। क्लियर सभी को, बताओ। हाँ बिल्कुल बताते चलेंगे तुमको, एंड में क्लास के बाद तुमको 10-15 मिनट ये बता देंगे याद क्या करना है। इसको बार बार पढ़ना है ना, इस चीज को, ठीक है, उन चीज को आप बार बार पढ़ना, तो फिर है ना, क्योंकि उनके आने की संभावना जो है आपको एंड में सार बता देंगे, इस तरह से याद करना है। क्लियर है, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गई होंगे ना। चलिए आगे पढ़े अब अपने को पढ़ना है नया टॉपिक, कौन सा, सोइल प्रोफाइल। ठीक है ना, कौन सा नया टॉपिक हमारा, सोइल प्रोफाइल। ठीक है, अगला टॉपिक हमारी हेडिंग है सोइल प्रोफाइल, क्या होती है, मृदा परिच्छेदिका जिसको अपन कहते हैं ना। तो मृदा परिच्छेदिका सोइल प्रोफाइल की डेफिनेशन क्या होती है, दोनों आगे पढ़ते हैं। देखो जब आप मिट्टी को देखते हैं, है ना, कैसे, वर्टिकल, है ना, देखो आपको क्या दिख रहा है इसमें, ये दिख रहा है कि जब ऊपरी परत से लेकर, है ना, ये जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत से लेकर निचली परत तक, निचली परत ये है, तो है ना, मृदा की जो उदग्र काट होती है ना, वर्टिकल सेक्शन, ये कौन सा सेक्शन है, वर्टिकल सेक्शन है। तो मृदा के, है ना, वर्टिकल सेक्शन को, इसी को हम क्या बोलते हैं, सोइल प्रोफाइल। कि मृदा के ऊपरी परत से लेकर निचली परत तक के जो वर्टिकल सेक्शन होता है, जिसमें सभी होरिजन हमको दिखाई देते हैं, इसको हम सोइल प्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, सोइल प्रोफाइल। ऊपरी परत से लेकर निचली परत तक जो हमको वर्टिकल सेक्शन में जो दिखाई देता है, ये सारे जो संस्तर हमको दिखाई देते हैं, इन्हीं संस्तरों को क्या कहते हैं, हम सोइल प्रोफाइल कहते हैं। आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पर कौन कौन से संस्तर आपको नजर आ रहे हैं, जैसे ओ ओरिजन आ रहा है आपको, ए ओरिजन आ रहा है, बी ओरिजन है, सी ओरिजन है, ठीक है, आर ओरिजन है कि नहीं। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, सोइल प्रोफाइल कहते हैं। इसी को क्या बोलेंगे हम, सोइल प्रोफाइल कहेंगे। तो देखो क्या है कि मृदा की सबसे ऊपरी, मृदा की सबसे ऊपरी परत से नीचे, है ना, नीचे परत, नीचे क्या चट्टान है, मृदा की सबसे ऊपरी परत से नीचे की परत, नीचे के चट्टानों तक के उदग्र काट को क्या बोलते हैं, सोइल प्रोफाइल कहा जाता है, मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। नीचे के चट्टान से तात्पर्य, नीचे मतलब कौन सी है, नीचे उपस्थित कैसी है, अनवेदर्ड रॉक्स है। भाई नीचे आप जमीन में, आप जब हम बोरवेल्स कराते हैं आपने देखा होगा, जब आप ट्यूबवेल्स वगैरह जब मशीन चलती है ना, वो तो नीचे है ना 100 फीट 150 फीट के बाद पत्थर आ जाता है, फिर धड़धा धड़ की आवाज आती है, आपने देखा होगा। तो नीचे बहुत क्या है, चट्टान है, जिनकी अभी वेदरिंग नहीं हुई है। तो नीचे उपस्थित क्या है, तो आंसर अनवेदर्ड क्या होती है, रॉक्स पाई जाती है। या फिर ऐसे याद करना है कि मृदा के ऊर्ध्वाधर काट को, ठीक है ना, मतलब वर्टिकल सेक्शन को क्या बोलते हैं, तो परिच्छेदिका। सिंपल एक शब्द में याद रखना कि मृदा के वर्टिकल सेक्शन को प्रोफाइल कहते हैं। ऊपर से लेके नीचे तक के, है ना, ऊपर से लेके नीचे तक के हिस्से को क्या बोलते हैं, प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसमें मिट्टी की अलग अलग परतें दिखाई देती हैं, उन परतों को क्या कहते हैं, जिन्हें हम संस्तर या होरिजन कहते हैं। तो मृदा के जो वर्टिकल सेक्शन होता है ऊपर से लेकर नीचे तक जो हमको दिखाई दे, वो क्या है, उसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल सेक्शन को प्रोफाइल कहते हैं। इसमें जो अलग अलग परतें पाई जाती हैं, उन परतों को क्या कहते हैं, उन परतों को संस्तर या होरिजन कहते हैं। उन परतों को क्या कहते हैं, संस्तर या होरिजन कहते हैं। क्लियर है, उन परतों को क्या कहते हैं, संस्तर या होरिजन कहते हैं। मृदा में 5 संस्तर होते हैं, ठीक है,
5 याद रखना कितने होते हैं, 5 होरिजन्स होते हैं जिन्हें मास्टर होरिजन भी कहते हैं। मृदा में कितने होरिजन्स पाए जाते हैं, 5। कौन कौन से, एक ओ होरिजन, ठीक है, ए होरिजन, ई होरिजन, ठीक है, बी होरिजन और सी होरिजन। 5 इन्हें मास्टर होरिजन भी कहते हैं। इन पांचों को क्या बोलते हैं, मास्टर ओरिजिन। अगर पेपर में प्रश्न पूछा मृदा में कितने ओरिजिन, ये नहीं लगा खेती वाली बताओ, है ना, बिना खेती वाली बताओ, जंगल वाली, तो फिर तो 5 आंसर लगाना है। लेकिन ये पूछा कि खेती वाली जमीन में कितने ओरिजिन होते हैं, तो फिर आंसर 4 बताओ, ये नहीं होगा ना। खेती वाली जमीन में ओ नहीं होता। खेती वाली जमीन का मतलब एरेबल सोइल, कल्टिवेटेड लैंड। अगर ये पूछा जंगली सोइल बताओ, तो जंगली सोइल में आ जाएगा, या वर्जिन सोइल में बताओ तो ये आ जाएगा। ये अभी हम पढ़ेंगे। क्लियर। महावीर, देखो महावीर ने बहुत सारे आंसर गलत दिए यार, देखो है ना, महावीर के क्वेश्चन, आप ये महावीर को बोल के है ना मेरे को गलत मत कर देना, ठीक है। कल एक क्वेश्चन, अब स्टूडेंट का नाम तो याद नहीं है, वो ये पूछ रहा था कि आपने एक्सटेंशन शब्द पढ़ा है यूएसए, महावीर में है ना क्या दिया है, महावीर के अंदर इंग्लैंड दिया है। महावीर में बहुत आंसर भैया गलत दिए, मैं गलत नहीं हूँ, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, बहुत रिसर्च किया मैंने, मैं जो पढ़ा रहा हूँ तुमको सही पढ़ा रहा हूँ। जिसने वो किताब लिखी उसमें बहुत गलती है, सुधारी नहीं है, अब सुधारना तुमको है मेरे से पढ़ाई हुई, ठीक है। उसको देख के मेरे को गलत मत बोलना है तुम, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, हर दिन अपडेट होता हूँ। पढ़े आगे, उसमें बहुत गलतियां हैं, उन आंसरों को आपको ना सही करना पड़ेगी। देखो वो आंसर वो ऐसे कैसे छाप देते हैं, जो व्यापम देता है वही छाप देता है, व्यापम में आंसर गलत आते हैं। अभी तुमने पेपर हर बार व्यापम में 4-5 आंसर गलत देता है, तो आंसर गलत जैसा व्यापम आंसर की देता है वो छाप देता है कैसी कैसी, बस सुधारता नहीं है, सामने वाला सुधारता नहीं है, उसको अपडेट नहीं कर रहा कि भाई सुधार के दे, ठीक है, सुधारता नहीं है, उसको सुधारना चाहिए। गलतियां रहती है ना, गलतियां बहुत रहती हैं। चलें आगे पढ़े हो, तो बस ये तुमसे है ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी किताब में गलत लिखा है तो किताब का सही मत मानना भैया। किताब के चक्कर में तुम मेरे को गलत ठहरा दो, बोला मास्टर ने गलत बताया, किताब में ऐसे लिखा है। किताब लिखने वाले टिप टाप के कहीं से भी लिख देते हैं, फिर दोबारा पढ़ते भी नहीं क्या लिखा हमने ये, ठीक है ना, और बस चल रही है। आर आर नहीं होता ना, ये आर नहीं होगा दोस्त, मान लो ये मास्टर ओरिजिन इन 5 को कहते हैं, आर को नहीं शामिल करते हैं ना, मास्टर ओरिजिन में आर को शामिल नहीं करते हैं, इन 5 जो होते हैं ना, ओ ए ई बी सी, आर ओरिजिन नहीं होता है ना, आर ओरिजिन तो नीचे रॉक्स का माना जाता है। ठीक है, तो मृदा में कितने 5 संस्तर होते हैं याद रखना, कौन सी, जिन्हें मास्टर ओरिजिन कहते हैं, क्या कहते हैं, मास्टर ओरिजिन। कौन कौन से मास्टर ओरिजिन होगा तो याद रखना, ठीक है, ओ ए ई बी सी। चलिए आगे बढ़े, तो ये 5 आर ओरिजिन को ऐसे है ना बॉक्स मास्टर ओरिजिन में शामिल नहीं किया जाता। देखो यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है, बी है, सी है, यहाँ पर बीच में क्या है, ई है, यहाँ पर बीच में ई भी होता है। ये 5 आर को इसमें मास्टर ओरिजिन में शामिल नहीं करते। ओरिजिन तो होगा लेकिन भाई मास्टर में नहीं आता है ना, मास्टर में 5 आते हैं। क्लियर। आर तो सी के नीचे भी होता है, बड़ी बड़ी चट्टान है, हजारों फीट नीचे है। मास्टर ओरिजिन ओ है, ए है, ई है, बी है, सी है, ठीक है, ये है। पढ़े आगे, क्या लग रहा है संतोष, टेस्ट सीरीज के सही माना करेंगे। देखो अगर आपको टेस्ट सीरीज है ना, और अपने टेस्ट सीरीज नोट्स में अगर यहाँ कुछ डाउट आता है तो मेरे से पूछ सकते हैं, इसका जिम्मेदार मैं हूँ, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। टेस्ट सीरीज में कभी कभी कैसा हो जाता है, देखो अपलोड करते समय, देखो अपलोड है ना इंसान ही करता है, कोई कंप्यूटर तो करेगा नहीं, है ना। अपलोड करते समय वहां सही आंसर टिक करना होती है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो कभी कभी टेक्निकल एरर आ जाता है कि भैया सही आंसर ए है ना, बी था, तो गलती से क्वेश्चन अपलोड कर दिया, वो शुरू में है ना बाय डिफॉल्ट ए पे सेट रहता है, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट वो सही आंसर ए पे सेट रहता है। तो कभी कभी गलती से हट नहीं पाता वो, मतलब भूल गया व्यक्ति का, अचानक कोई फोन आ गया, काम कर रहा है, तो उसको करना था बी टिक और हो गया ही, तो इसलिए आंसर कभी कभी गलत रह जाता है। हर क्वेश्चन नहीं, बहुत कम रेयर में। तो अगर ऐसा तुमको डाउट आता है तो पहले आप एक बार नोट्स में चेक करना, सारी जगह चेक करना, फिर इसके बाद क्या करना, मेरे से पूछना। तुरंत उंगली मत दबा कर रिपोर्ट मत कर देना, नहीं तुरंत रिपोर्ट कर दो, उससे कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है ना। 90% स्टूडेंट है ना क्वेश्चन को एक बार है ना टेस्ट सीरीज में आया, ये तो गलत आंसर दिया है,
एक क्वेश्चन है जिसको हर स्टूडेंट क्या करता है ना, उसको क्या करता है ये बताता है गलत है, जबकि क्वेश्चन सही है। टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन है आपको ये बताना था कोशिका विभाजन की अवस्थाएं, लेकिन किसके आधार पर, ड्यूरेशन के आधार पर। अब बच्चे पढ़ते तो है नहीं, अब उसमें लिखा है प्रोफेज, मेटाफेज, फिर लिखा है एनाफेज, है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, ठीक है ना, ऐसा लिखा है उसमें, प्रोफेज है अपना, मेटाफेज है, ड्यूरेशन के बेसिस पर लिखा है, हाँ ना, शायद ड्यूरेशन के, और एनाफेज, टीलोफेज और एनाफेज ऐसा लिखा। ये एनाफेज सबसे छोटी होती है। अब बच्चा बोलता गलत आंसर दिया, बोलते हमने तो ऐसा पढ़ा है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, लेकिन आपने सीक्वेंस पढ़ा है, ये सही सीक्वेंस तो ये होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा था अवधि के आधार पर, तो है ना, क्वेश्चन ऐसे थोड़ा पढ़ा, एक बार रिसर्च करो कहाँ, तो हर स्टूडेंट उसको लगाया जा रहा है रोंग है रोंग है, ऊपर लगा है ड्यूरेशन के आधार पर बताना है, तो ड्यूरेशन के आधार पर सबसे छोटी अवस्था ये होती है, सबसे पीछे ये आएगी ना, ड्यूरेशन के आधार पर सबसे छोटी अवस्था एनाफेज होती है, तो टीलोफेज पहले आता है, एनाफेज बाद में आता है। तो आप जब टेस्ट दो ना, अगर आपको गलती लगे, बिल्कुल लग सकता है गलत है ना, हो सकती है एरर, तो आप एक बार नोट से चेक कर लेना, बस चेक कर लोगे तुम्हारा ही फायदा है, और उसके बारे में पढ़ोगे, थोड़ा रिसर्च करोगे, है कि नहीं। अगर फिर भी लगता है फिर मेरे को आप मैसेज भेज देना, फिर अपन आगे पढ़ते। चलो आगे पढ़े अपन, तो ये आपको समझ में आएगा सोइल प्रोफाइल क्या है। अब देखो पहले नंबर का होरिजन क्या है, पहले नंबर का होरिजन ओ होरिजन है, पहले नंबर का कौन सा ओ होरिजन, पहले नंबर का क्या है, टेस्ट सीरीज में कंप्यूटर ऐड कर दिया ना, थर्ड नंबर के टेस्ट में पहले दूसरे को अपडेट करेंगे ना। अब ध्यान से सुनो, ओ ओरिजन पहले नंबर का कौन सा है, ओ ओरिजन होता है ना, ओ संस्तर, ओ ओरिजन जैसे हम कहते हैं। देखो ओ ओरिजन मतलब ऑर्गेनिक, ओ का मतलब क्या है ऑर्गेनिक ओरिजन, ओ का मतलब होता है भैया ऑर्गेनिक ओरिजन, कार्बनिक है ना ऑर्गेनिक। तो ओ ओरिजन आपको कहां मिलेगा, जहां पर है ना फॉरेस्ट सोल के अंदर, जंगल के अंदर। भाई जंगल के अंदर क्या होता है, पेड़ हैं, पत्ती हैं, उनके गिरने से, उनके टूटने से जो अवशेष बचता है, उसके सड़ने से कार्बनिक पदार्थ बनेगा। प्लांट है जंगल के अंदर तो सड़ेंगे, उनकी पत्तियां नीचे गिरेंगी, सड़ने से क्या बनेगा कार्बनिक पदार्थ। तो है ना ओ रीजन में क्या होता है कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे हम कार्बनिक संस्तर भी कहते हैं। यह संस्तर जंगलों में पाया जाता है। तो जो फॉरेस्ट सोइल होती है ना, ये कहाँ पाया जाएगा, ये जंगलों में ना, फॉरेस्ट सोइल में पाया जाता है। इस संस्तर में पेड़ों से गिरी हुई पत्तियों तथा अवशेष ताजा तथा आंशिक रूप से विघटित होते हैं। इस संस्तर को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन सा, एक होता है O1 और O2, उसको याद मत करना, इतना डीप नहीं पूछता, बस इतनी पढ़ने की आवश्यकता नहीं इस लाइन को, कि दो भागों मत पढ़ो। ओ ओरिजन क्या होता है, ओ ओरिजन फॉरेस्ट सोइल में मिलता है। कहां पर, फॉरेस्ट सोइल के अंदर, जहां पर ताजा आपको ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, या थोड़ा आंशिक रूप से विघटित, पार्शियली डिकम्पोज आपको मिलेगा। ठीक है, नया नया पत्ती गिरी है, या है ना कुछ सड़ चुकी है, तो आंशिक रूप से विघटित या ताजा आपको कार्बनिक पदार्थ वहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो इस ओरिजन को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक संस्तर, ऑर्गेनिक ओरिजन मिलते हैं। कहाँ मिलता है, फॉरेस्ट सोइल में। कहाँ मिलता है, फॉरेस्ट सोइल के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, कहां पर, फॉरेस्ट सोइल में। क्या ये वर्जन सोइल में मिलता है, यह ओ ओरिजन कुंवारी मिट्टी है ना, जिसको हम वर्जन सोइल कहते हैं, वर्जन सोइल में क्या होता है, दिखाई देता है, वर्जन सोइल में दिखाई देता है। ठीक है, और खेती वाली मिट्टी, लेकिन एरेबल सोइल, एरेबल सोइल का मतलब होता है खेती वाली में नहीं दिखाएगा। एरेबल सोइल का मतलब क्या है, कि खेती वाली जमीन जो जहां हम खेती कर रहे हैं कि नहीं, खेती वाली या कल्टीवेटेड लैंड, कभी कभी ऐसा आ सकता है कल्टीवेटेड, क्या आ सकता है कल्टीवेटेड लैंड। क्लियर है, क्या आ सकता है कल्टीवेटेड लैंड। यह ओ ओरिजन है ना, वर्जिन सोइल में तो दिखाई देता है, लेकिन एरेबल सोइल खेती वाली जमीन में क्या होता है, याद रखना खेती वाली जमीन के अंदर आपको अनुपस्थित होगा। ठीक है, खेती वाली जमीन में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। क्लियर है, सभी को बताएं। क्लियर है, सभी को बताऊं। तो ओ ओरिजन जो होता है वर्जिन सोइल में तो दिखाई देता है, लेकिन एरेबल सोइल में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। एरेबल सोइल के अंदर क्या होता है, अनुपस्थित होता है। क्लियर, क्या बात समझ में आ गई आप सभी को, यस और नो, हाँ या ना। बात समझ में आ गई आपको ओरिजन के बारे में। ऑर्गेनिक ओरिजन होता है कहाँ देखेगा आपको, एरेबल सोइल में नहीं दिखता है, वर्जिन सोइल में दिखता है ना। जब पहली बार ऐसे फॉरेस्ट सोइल है, जब हम फॉरेस्ट सोइल का कल्टीवेशन करना अगर चालू करते हैं ना, फॉरेस्ट सोइल है ठीक है, और उसका खेती करना चालू कर देते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत जंगल काटे जा रहे हैं, ठीक है ना, लोग खेती कर रहे हैं, जंगल काट काट के खेती वाली जमीन बना रहे हैं कि नहीं। तो फॉरेस्ट सोइल जो होती है,
तो जो है ना ये जो ऑर्गेनिक ओरिजिन है ये फरोसलाइज के रूप में अलग हो जाती है, ये आगे लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट। चलिए अगला देखो, अगला ओरिजिन है ए ओरिजिन, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, कौन सा, ए ओरिजिन। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में देख के बताएं ए ओरिजिन का कलर कैसा आपको नजर आ रहा है। ए ओरिजिन जो है इसका रंग कैसा नजर आ रहा है, अरे यार कहाँ चला गया, ये जो ए ओरिजिन है ए, हाँ यहाँ पर है, आपको ए ओरिजिन का रंग कैसा नजर आ रहा है, ये देखो ये वाला है ए ओरिजिन, यहाँ पर ये वाला नजर आ रहा है कैसा, यहाँ पर ये वाला देखो, ये तो ऊपर ये वाला जहां तक ये है ना, ये तो ऊपर वाला, ये यहाँ पर देखो ये वाला है, इसके नीचे तो ये क्या काला दिख रहा है, हाँ या ना, ये वाला काला रंग दिख रहा होगा आपको, ये वाला देखो ये काला दिख रहा है। तो ए ओरिजिन क्या होता है, खेती वाली जमीन में तो पहला यही होगा, हाँ या ना, खेती वाली जो जमीन होती है, एरेबल सोइल होती है, उसमें तो पहला यही है। लेकिन फॉरेस्ट सोइल में ओ ओरिजिन के जस्ट नीचे होता है, हाँ या ना, फॉरेस्ट सोइल में ये ओ ओरिजिन के जस्ट नीचे है। लेकिन खेती वाली जमीन में सबसे पहला ही कौन सा है, ए ओरिजिन है, सबसे पहला कौन सा होता है, ए ओरिजिन होता है। क्लियर है, कौन सा होता है, ए ओरिजिन होता है। चलिए इधर देखिए आप क्या है इसके बारे में। ए ओरिजिन को कहते हैं टॉप मोस्ट मिनरल ओरिजिन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो यह मृदा का सबसे ऊपरी खनिज संस्तर, टॉप मोस्ट मिनरल ओरिजिन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ए ओरिजिन में सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ए ओरिजिन में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, टॉप मोस्ट मिनरल ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, टॉप मोस्ट मिनरल ओरिजिन कहते हैं। इसमें ह्यूमस, देखो क्या लिखा, ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ मिला होता है, जिसके कारण इसका रंग काला होता है। ठीक है, तो इस कारण नीचे संस्तर की अपेक्षा अधिक काला है ना, ये डार्क ब्लैक कलर का होता है। ये काला रंग का दिख रहा था आपको, ए ओरिजिन कैसा दिखता है, काले रंग का। ए ओरिजिन जो है आपको काले रंग का दिखता है, इसलिए कैसा होता है, अदर ओरिजिन की तुलना में ए ओरिजिन का रंग जो होता है काला होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एडमिक्सचर ऑफ द ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। क्या होगा यहाँ पर, कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस का क्या होता है, मिक्सचर होता है, इसलिए गहरे काले रंग का होता है। तो क्या याद रखना है, ए ओरिजिन जो होता है ये क्या है, टॉप मोस्ट मिनरल ओरिजिन होता है। इसमें सबसे ज्यादा है ना क्या पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, और इसमें ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ के मिक्सचर के कारण इसका रंग जो होता है गहरा काले रंग का होता है। ठीक है, देखो जो भूमि कृषिगत भूमि है, मतलब एरेबल सोइल, कृषिगत भूमि में सबसे ऊपर का संस्तर होता है, और वनों वाली भूमि में ये ओ के जस्ट नीचे है। कृषि वाली भी में सबसे ऊपर है और वनों वाली भूमि में ओ के नीचे पाया जाता है। इस संस्तर में सर्वाधिक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसमें कार्बनिक पदार्थ विघटित अवस्था में पाया जाता है। और ये क्या है, प्रथम टॉप मोस्ट मिनरल ओरिजिन, यह प्रथम खनिज संस्तर है, बिल्कुल है, यह प्रथम क्या है, खनिज संस्तर है। चलिए अब इसके इनको डिवाइड कर दे, ए ओरिजिन को हमने तीन अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। ए ओरिजिन को क्या किया अपन ने, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। जैसे सबसे ऊपर था ओ ओरिजिन, सबसे ऊपर क्या है, ओ ओरिजिन है ना, ये ओ था, ठीक है। इसके बाद ए था, है ना। अब ए को बांट दिया अपन ने, इसमें ए वन, ऐसे देखो ए वन, ए वन के बाद अपन ने ई, ठीक है, ई या ई टू, या फिर यहाँ पर रहता बी, है ना, यहाँ पर रहता अपना ए थ्री। ठीक है, कैसे बांटा देखो इधर। अब इसमें ए को अपन ने ऐसे तीन हिस्सों में बांट दिया, यहाँ पर ये पूरा ए ही है ना, ये पूरा का पूरा कौन सा ए है। अब ए में सबसे ऊपर कौन है, ए वन, तो ये वो गहरे रंग काले रंग का, हाँ या ना भाई, मिनरल सबसे ज्यादा जो होंगे वो यहाँ होंगे गहरे काले रंग की, या सुनो, ये गहरे काले रंग के मिनरल्स यहाँ होते हैं, ये है टॉप मोस्ट, है ना भाई। मिनरल ए वन में ज्यादा होंगे, या सुनो यहाँ पर ज्यादा होते हैं। देखो ध्यान से देखना क्या है, ये सबसे ऊपर का संस्तर A1 सबसे ऊपर का हो गया ना, A1 जो है सबसे ऊपर का है, बिल्कुल। इसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक होने के कारण जो होता है ये गहरे काले रंग का दिखाई देता है, A1। ठीक है, अगला कौन सा है, A2 और EE, है ना, याद रखना, देखो लिखा है A2 और E। आप देखो यहाँ पर इस डायग्राम में देखना, आप किस डायग्राम में देखेंगे, आप इस वाले डायग्राम में आपको देखो ए के जस्ट नीचे एक सफेद सी पट्टी नजर आ रही है, आपको ए के जस्ट नीचे यहाँ पर एक सफेद पट्टी सी नजर आ रही है, सुनो, अरे सफेद पट्टी सी नजर आ रही है, देखो, अरे यार सुनो, दिख रही है आपको कुछ सफेद सी पट्टी यहाँ पर इस डायग्राम में दिख रही है, यहाँ पर ये जो ये यहाँ पर मैंने लाल कलर का पेन चलाया, देखो यहाँ पर क्या आपको इसके नीचे एक सफेद सी पट्टी नजर आ रही है, हाँ या ना, ये जस्ट ब्लैक के नीचे सफेद पट्टी नजर आ रही है, ये है ई ओरिजिन, यही होता है ई वाला, है ना। इसी में क्या होता है, इल्यूमिनेशन। ठीक है, याद रखना वॉशिंग आउट वाली प्रक्रिया यही है। तो ई ओरिजिन को याद रखना क्या कहते हैं, वॉशिंग आउट ओरिजिन कहते हैं। ई ओरिजिन में क्या होता है, वॉशिंग आउट होता है, मतलब इल्यूमिनेशन की प्रोसेस इसी से होती है ना, जो इल्यूमिनेशन की प्रोसेस होती है जहां बाहर निकलता है, ठीक है, वो इसी से होता है, याद रखना ई ओरिजिन से। तो यहाँ से क्या होता है, पानी जो बहकर पदार्थ होता है वो नीचे आते हैं, तो बी ओरिजिन में जमा होते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा बी ओरिजिन के सामने देखो क्या लिखा, ये इल्यूमिनेशन लिखा है, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर क्या है,
तो यहाँ से क्या होगा, ये जो बीच में ना यहाँ से क्या होता है, इसको हम A2 भी कहते हैं। तो यहाँ से पदार्थ निकल कर कहाँ आएंगे, बी ओरिजिन ये है ना, यहाँ से पदार्थ निकल करके कहाँ आते हैं, बी ओरिजिन में। तो इसको क्या कहते हैं हम, ई ओरिजिन को याद रखना। एलिवेशन इसी में ही होता है, ठीक है ना। एलिवेशन जो होता है किसमें होता है, इसी के अंदर होता है, ठीक है। वॉशिंग आउट जो होगा वो इसी में होता है, ठीक है। और वॉशिंग इन किसमें होता है, बी में। इसमें क्या होता है, बी में एलिवेशन, क्लियर है, इसमें होता है एलिवेशन। अब इधर देखो पढ़ते हैं, इस स्तर में क्ले, ठीक है, आयरन, एल्यूमिनियम है ना, ऑक्साइड तथा कार्बनिक पदार्थ का अपक्षेपण एलिवेशन होता है। लेगा क्या होता है, एलिवेशन। क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कार्बनिक पदार्थ का एलिवेशन होता है, ठीक है, जिससे नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं। यहाँ पर क्वार्ट्ज और सिल्ट व बालू खनिज रह जाते हैं। क्या रह जाता है, सिलिका रह जाती है, क्वार्ट्ज रह जाएगा, अन्य सिलिकेट बालू रह जाती है। इसलिए इस संस्तर को अन्य संस्तर में हल्का रंग का, क्या ये लाइट रंग का, इसलिए वो सफेद रंग का दिख रहा था। वो सफेद रंग का क्यों दिख रहा है, क्योंकि भाई गहरे काले रंग की चीजें नीचे चली गई, इसलिए दूसरों की तुलना में क्या दिखता है, थोड़ा हल्के रंग का दिखता है, इसलिए वो सफेद दिखा है डायग्राम में। A3 आप कह सकते हो ए और बी के बीच की ट्रांजिशन लेयर होती है ना। A3 ए का सबसे आखिरी है ना, ये A3 जो है, यहाँ पर ए है ना, जब ये खत्म हो जाएगी बी चालू होगा, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की ट्रांजिशन संक्रमण परत होती है A3। या ए और बी संस्तर के बीच के लक्षण प्रकट, मतलब दोनों के लक्षण दर्शाए गए, क्योंकि ए खत्म होने जा रहा होगा और बी चालू होने जा रहा होगा, तो ये दोनों के लक्षण बताएगा। यह ए तथा बी दोनों संस्तर के लक्षण प्रकट करता है, अर्थात यह संकरण तथा रूपांतरित संस्तर, मतलब दोनों का है। ये बी संस्तर ए संस्तर में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात बी संस्तर ए संस्तर में परिवर्तित। जैसे इसको याद भी मत रखना, है ना, बस A3 होता, बस इतना। हमारे दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, काम की दोनों, ठीक है, काम के दोनों है कि भैया एलिवेशन किसमें होता है, वो आपको याद रखना, ई ओरिजिन में होता है। चलिए इसका बी ओरिजिन, तो बी ओरिजिन क्या है, इस संस्तर में ए संस्तर से अपक्षेपण, जो भाई पदार्थ अभी निकल कर आए कि नहीं यहाँ से, ऐसे ही ये सब एक ही तो पार्ट है, ई सब एक ही पार्ट होते, तो ये सब बी में आ गए, इकट्ठा हो गए, तो इसे क्या बोलेंगे, अरे यहाँ पर जमा हो रहे हैं, तो जमा होने की प्रक्रिया क्या है, एलिवेशन है, ये जमा होना बिल्कुल है। तो देखो क्या होता है, इस संस्तर में ए है ना, इस संस्तर में अपक्षेपण एलिवेशन आए हुए के लिए आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ जमा हो जाते हैं। अब बी का भी वर्गीकरण कर दिया, तो इसको हम सबसोइल भी कहते हैं, याद रखना। बी ओरिजिन को, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी ओरिजिन को हम सबसोइल कहते हैं, याद रखना। बी ओरिजिन को क्या कहते हैं, हम सबसोइल कहते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। अब इसको भी हमने बांट दिया B1, B2 और B3, एक बार पढ़ लो। वैसे ये सारी चीजें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बस ये अकेला पढ़ना है ना। और भाई जमा तो यही होगा ना, जो आई वाला एलिवेशन इसी कहते हैं। देखो B1 पहला, यह बी ए बी तथा संस्तर के बीच के लक्षण प्रकट करता है, अर्थात यह संकरण तथा रूपांतरित होता है, मतलब वही A3 जैसा। अब यहाँ पर B2, इस संस्तर में ए संस्तर के अपक्षेपण एलिवेशन के आए हुए क्ले आयरन जो है इकट्ठा हो जाते हैं, तो देखो एलिवेशन हो गया, बिल्कुल गहरा रंग का हो गया। यह बी तथा सी के लक्षण प्रकट करता है, अर्थात संकरण और रूपांतरित दोनों होता है। B3, वैसे इनको याद करने की आवश्यकता नहीं, याद करने की आवश्यकता क्या है, इनको याद मत करना, ठीक है। इन दोनों तीनों को किसी को याद मत करना, याद सिर्फ बी ओरिजिन, ठीक है। बी ओरिजिन को ही क्या कहते हैं हम, बस इतना याद कर लेना। एलिवेशन, वॉशिंग इन, भाई ऊपर से जो भी चीजें आएंगी वो यहीं तो इकट्ठी होंगी, यहाँ आना, ऊपर से जो आएगा वो यहाँ इकट्ठा होगा, वॉशिंग इन होगा, क्लियर है, इसे हम वॉशिंग इन वाला कहते हैं। चलिए आगे पढ़े। अगला हमारा कौन सा है, देखो लिखा, इसे सबसोइल कहते हैं। अब मोस्ट देखो, बी संस्तर को कार्बनिक पदार्थ विहीन, इसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, बी संस्तर में ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है, याद रखना, बी संस्तर में ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, सबसोइल, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे हम क्या कहते हैं, सबसोइल कहते हैं, ठीक है। सी संस्तर का होता है ए और बी के जस्ट नीचे, ए और बी को क्या कहते हैं, सोलम, ए प्लस बी को क्या कहते हैं बताओ, सोलम। तो इसके जस्ट नीचे कौन है, सी, भाई इसके नीचे यहाँ पर है सी, है ना, इसके जस्ट नीचे सी, देखो वह सोलम ए पता बी के नीचे पाया जाता है। इसमें मृदा निर्माण की प्रक्रिया मतलब जारी है, कंटिन्यूस है, यहाँ पर सी मतलब होता है पेरेंट मटेरियल, चट्टान है, टूटी हुई चट्टान है, लगातार मृदा निर्माण की प्रक्रिया जारी है। इसमें कार्बोनेट, सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम का संग्रहण पाया जाता है। इससे पैतृक संस्तर, मैंने बताया ना पेरेंट मटेरियल होता है, भाई मृदा निर्माण होता है किससे, चट्टानों से, तो यही चट्टानें पाई जाती है, धीरे धीरे वैधरण की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। इसे हम सबस्ट्रेटम तथा स्पोरोलिन संस्तर, याद रखना क्या क्या कहते हैं, इसे पैतृक संस्तर, सबस्ट्रेटम या स्पोरोलिन संस्तर भी कहते हैं। आर संस्तर क्या होता है, आपने डायग्राम में देखा, आर इसके नीचे होता है जहां बहुत बड़ी बेड रॉक्स चट्टान है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चट्टान है। अगर पूछना आपसे तो
बेड रॉक्स, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं यहाँ पर, आर मतलब एक प्रकार से रॉक, जहां बड़ी बड़ी चट्टान है वो होता है आर ओरिजिन। अब मैं आपको याद क्या करना है वो आपको बता देता हूँ, पहले ये सुनो। आर संस्तर बेड रॉक्स लगे, आर संस्तर मतलब बेड रॉक्स, पैतृक चट्टान जहां बड़ी बड़ी चट्टानें पाई जाती हैं वो है आर संस्तर। अब आपको याद करना है रेगोसोल्स क्या होता है, रेगोलिथ क्या होता है। देखो रेगोसोल्स, अगर आपसे कोई पूछता है कि रेगोसोल्स मतलब बिना संस्तर की मृदा को रेगोसोल, ऐसी सोइल जिसमें होरिजन नहीं होते, ऐसी सोइल जिसमें होरिजन नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसी सोइल जिसमें होरिजन नहीं होते हैं उसे रेगोसोल्स कहते हैं। रेगोलिथ मतलब ए प्लस बी प्लस सी संस्तर को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, रेगोलिथ कहते हैं ना। रेगोलिथ मतलब ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को मिला के बोलते हैं रेगोलिथ, ठीक है, इन तीनों को मिला के क्या बोलेंगे, रेगोलिथ। सोलम ए प्लस बी को मिलाकर बोलते हैं सोलम, ए प्लस बी को मिलाकर क्या कहते हैं, सोलम कहते हैं। बताओ, ए प्लस बी को मिलाकर क्या कहते हैं, सोलम कहते हैं। ए प्लस बी को मिलाकर सोलम कहते हैं। रेगोलिथ ए प्लस बी प्लस सी को मिलाकर क्या कहते हैं, हम याद रखना, रेगोलिथ, तीनों को। बात समझ में आ गई। जब वर्जन सोइल में खेती कार्य किया जाता है तब ऊपरी संस्तर ओरिजिन फरोसलाइज बन जाती है, लगा है। जब आपको वर्जन सोइल में खेती करोगे, मतलब जंगल काटकर पहली बार तो ट्रैक्टर चलाओगे आप, तो है ना, ऐसे ऊपर की जो फरोसलाइज के रूप में अलग होता है, जो ऊपरी संस्तर जो होती है फरोसलाइज के रूप में अलग होती है। तो सारी चीजें हो गई, समझ में आ गई क्या क्या है। तो देखो याद क्या रखना आपको, है ना, कि मास्टर ओरिजिन कितने हैं, ठीक है, 5 हो गए मास्टर ओरिजिन, है कि नहीं। याद क्या रखना है वो आपको मैं बता देता हूँ, बहुत सी सिंपल है ना। जो आपको याद रखना है, सोइल प्रोफाइल, ठीक है, सोइल के वर्टिकल सेक्शन को क्या बोलते हैं, सोइल के वर्टिकल सेक्शन को हम सोइल प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है ना। सोइल के वर्टिकल सेक्शन को ना, वर्टिकल सेक्शन को क्या बोलते हैं बताओ, सोइल प्रोफाइल कहते हैं, सोइल प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। सारे ओरिजिन जो होते हैं उन्हें हम सोइल प्रोफाइल कहते हैं ना। कितने ओरिजिन है, मास्टर ओरिजिन, मास्टर ओरिजिन की संख्या होती है 5। ओ है, ए है, ई है और बी है और सी है, ठीक है। ये याद कैसे रखना है आपको, डायग्राम बना के, डायग्राम बना लेना तो आप अच्छे से याद रख पाओगे ना। डायग्राम से लिख लेना उनके सामने सामने, ठीक है ना, डायग्राम से लिख लेना। नेक्स्ट पेज पर डायग्राम बनाता हूं मैं। कैसे याद रखना है, देखो कि भैया है ना, ओ ओरिजिन सबसे ऊपर क्या होती है, ओ ओरिजिन है ना। ये कौन सा, ऑर्गेनिक ओरिजिन है ना, ओ मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ओरिजिन कहते हैं इसे, ऑर्गेनिक ओरिजिन। आपको कहाँ मिलेगा ये आपको मिलेगा वर्जिन या फॉरेस्ट सॉइल में। क्या, वर्जिन या फॉरेस्ट सॉइल के अंदर, है ना, वर्जिन या फॉरेस्ट सॉइल के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा, ए ओरिजिन, है ना। इसके बाद कौन सा अपना, ए ओरिजिन, ठीक है। ये पूरा ए, तो ए में सबसे पहले क्या था अपना ना, इसको अपन लिख लेते हैं ए ओरिजिन, है ना। ए में क्या है, टॉप मोस्ट मिनरल ओरिजिन होता है। ए क्या होता है, टॉप मोस्ट मिनरल ओरिजिन, टॉप मोस्ट मिनरल होता है, यस, सबसे ज्यादा इसी में होते हैं। टॉप मोस्ट मिनरल ओरिजिन कौन सा, यही है, टॉप मोस्ट, सबसे ज्यादा खनिज होते हैं इसमें, ठीक है। और क्या होता है, ये गहरे काले रंग का, है ना, गहरे काले रंग का, गहरे काले रंग का होता है, ठीक है, रंग का होता है। अब इसमें 3 बना दिए अपन ने, A1, E और A3, ये था। अब जो ए था ना, ये जो है, इसको याद रखना कि भैया यहाँ पर क्या होता है, एलिवेशन, जो भी पदार्थ होते हैं नीचे की परतों में चले जाते हैं, एलिवेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। ये है बी ओरिजिन, ठीक है, कौन सा, बी ओरिजिन। बी ओरिजिन में क्या होता है, एलिवेशन, ठीक है। इसे हम सब सोइल भी कहते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं हम, सब सोइल, ठीक है, इसे हम सब सोइल कहते हैं, क्या बोलते हैं, सब सोइल कहते हैं ना, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और क्या होता है यहाँ पर होता है एलिवेशन। ऊपर से जो चीजें आती है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, जमा होती है ना। यहाँ पर क्या होता है, वॉशिंग इन, यहाँ पर क्या होता है, वॉशिंग इन होता है, ठीक है। और ये सी ओरिजिन है। इतना ही तो याद करना है, इस डायग्राम से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। फरोसलाइज, अरे फरोसलाइज मतलब जैसे खेत में आप ट्रैक्टर चलाओगे, ट्रैक्टर चलाओगे तो आगे का ऐसा ऐसा सर रहता है कि नहीं, जो पंजा रहता है उसमें ऐसे प्लो का, तो जब चलते तो तुमने देखा वो ऐसे मिट्टी अलग होती है ऐसे, हाँ या ना, अरे ऐसे अलग होती है परतों के रूप में। स्लाइस जानते हो, चकती ऐसी होती है जैसे बर्फी की चकतियां होती, बर्फी ऐसी पतली पतली परतें जो है इस तरफ अलग होती है, उसे बोलते हैं फरोसलाइज।
बात समझ में आ गई, बस इतना ही याद रखना है। अब देखो रेगोलिथ क्या है, अपन ने पढ़ लिया भैया। रेगोलिथ क्या है, रेगोलिथ क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी को रेगोलिथ कहते हैं। सोलम क्या होता है, सोलम ए प्लस बी को सोलम कहते हैं। बस क्लियर, यहां तक सभी को बताओ। ये पूरा पढ़ने के बाद इससे आपको याद कर सकते हो कि हाँ ये सारी चीजें होती हैं। समझ में आ रहा है भैया सोयल साइंस अच्छे से। सोयल साइंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आता है ना, ऐसा कोई पेपर नहीं कि सोयल साइंस के क्वेश्चन ना आए। समझ में आ रहा है बहुत ही अच्छे से, बताओ। अरे अच्छे से आ रहा है कि नहीं समझ में, बताएं। समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। चलिए अब कल यहां से आगे नया टॉपिक चालू होगा अपना, कौन सा, मृदा के भौतिक गुण, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, मृदा के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब यहाँ से अगला जो टॉपिक चालू होगा अपना कल, जिसपे अपन ये पढ़ेंगे पहले सॉइल टेक्सचर, स्ट्रक्चर, बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, सॉइल टेम्परेचर, यार मतलब मृदा के भौतिक गुण। तुम्हारी प्लांट ब्रीडिंग की क्लास शाम को 8 बजे चलती है ना, तुम्हारी प्लांट ब्रीडिंग क्लास इंग्लिश के साथ मिक्स कर दिए, शाम को 8 से लेकर 9 बजे है। आज रात तुम 9:30 बजे पढ़ने आना भाई, यूट्यूब में मैं पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे थोड़ा कुछ दिन से पढ़ाया नहीं है ना, यूट्यूब पे पढ़ाना जरूरी है, नहीं लोग गलत गलत पढ़ा देंगे। नोटिफिकेशन डाल दूंगा, आज यूट्यूब पर पढ़ाएंगे अपन, है ना। 8 से 9 बजे चल रही है ना प्लांट ब्रीडिंग, इंग्लिश के साथ मिक्स है, दोनों का सेम चल रहा है। ओवरऑल टेस्ट कहाँ मिलेगा तुम्हारे उसमें, ओवरऑल नहीं है क्या, अपलोड हो जाएगा तुम्हारे उसमें, नहीं होगा तो अच्छा तुम्हारा बैच चला गया ना। चलो ठीक है, हाँ एमसीक्यू कराएंगे रात, है ना, 9:30 बजे। ठीक है, एमसीक्यू कराएंगे रात 9:30 बजे, है ना। अगर कोई तुम्हारा मित्र हो, दोस्त हो भाई, पढ़ना चाह रहा हो तो बिल्कुल उसको मतलब सब जगह देख ले, लेकिन सही को चुने, आखिरी मौका है, मेरा ये कहना है, आखिरी मौका है, इसके बाद वैकेंसी आएंगी नहीं। अरे तुम सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, जब तुम्हारी इच्छा हो पढ़ो, किसी को कोई समस्या नहीं है। जब जब तुम्हारे पास लिंक आए तुम दिन भर देखो, मेरे को इसमें कोई समस्या नहीं है ना, मेरा कौन सा पैसा लग रहा है। हाँ यूट्यूब पे ही कराएंगे, तो जब जब तुमको लिंक और लाइव क्लास चलती नजर आए तो तब तक तुम लाइव क्लास देखो, सुबह देखो, शाम देखो, हिंदी देखो, इंग्लिश देखो, जो तुमको देखना हो देखो। ठीक है, ब्रीडिंग की क्लास है ना, शाम को 8 से 9 बजे ना ब्रीडिंग की क्लास, शाम को 8 से 9 बजे है ना, प्लांट ब्रीडिंग की क्लास है भाई, है ना, प्लांट ब्रीडिंग की क्लास है शाम को 8 है ना, 8 से 9 बजे। ये तो अपनी यूट्यूब, ये यूट्यूब पर नहीं है, ये तो अपनी यहाँ पेड क्लासेस है कोर्स की। यूट्यूब पर तो एमसीक्यू क्लास चलेगी ना, वो एमसीक्यू क्लास होती है यूट्यूब पे, क्या होती है, एमसीक्यू क्लास। चल अब अपनी क्लास है 11:30 बजे एक्सटेंशन की, ठीक है ना। ब्रीडिंग की क्लास ऐप पर होती है ना, ब्रीडिंग की क्लास पेड क्लास में ही होगी ना, एप्लीकेशन पे होगी, वहां नहीं होगी। ठीक है, नोट्स जल्दी बनाना है यार, देखो मेरे मैं अकेला हूँ, अब पढ़ाना भी है, पीपीटी बनाना है, सारे काम करना है कि नहीं। एक्चुअली क्या पीपीटी अपन टाइपिस्ट भी रख लें तो, लेकिन वो पीपीटी मेरे को बनाना पड़ती है कि कौन सा डायग्राम कहाँ लगाना है। जल्दी जल्दी दे देंगे तुमको नोट्स, मतलब जमा रहा हूँ मैं प्रॉपर, बने तो इधर उधर फैले हैं। हाँ इसमें हाईलाइट रहते हैं तो बढ़िया नोट्स तो मैं ये देता हूँ, बिल्कुल नोट्स तुमको जल्दी जल्दी दे देंगे। 15 से 20 के बीच में तुम नोट्स ले लेना मेरे से, है ना, 20 आखिरी डेट है। ठीक है, 20 तारीख आखिरी है। बिल्कुल ठीक है, चलिए मिलते हैं अपन। सेकंड सोशल साइंस की, अरे दोस्त एक ही है, उसी में सारा कुछ है, तो वो भी एक ही है सारा,
खोल के तो देखा कर यार। फर्स्ट उस पर ना तो फर्स्ट लिखा ना उस पर सेकंड लिखा, सेल साइंस लिखा है, तो कहने का मतलब वो एक ही पीपीटी है पूरी जिसमें सारे हैं। नोट्स हो ना ऑफलाइन मिल जाएंगे बिल्कुल। इंग्लिश में समझ नहीं आ रही तो हिंदी पढ़ाएंगे, तब हिंदी पढ़ लेना भाई, हिंदी इंग्लिश मिक्स है वो, है ना। तो वो तुम्हारी क्लास नहीं है, वो तो पुराने वाले बच्चों की चल रही, तुम्हारी क्लास नहीं, जब तुमको हिंदी बैच संकल्प में नहीं पढ़ाई। प्लांट ब्रीडिंग की क्लास संकल्प बैच की नहीं है भाई वो, है ना। वो फाउंडेशन बैच पुराने वाले बच्चों के हिंदी वालों की क्लास है, और इसमें इंग्लिश वालों की क्लास है। तुमको दोबारा से पढ़ाएंगे तब हिंदी पढ़ लेना। चलिए।